डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मुझे बताया गया है कि 10+2 लेक्चरर एग्जाम जेएनके पब्लिक सर्विस कमीशन की होने वाली है सितंबर में। एक्सपेक्टेड है लास्ट ऑफ द सितंबर में। उसके पुराने पेपर मिलते नहीं हैं। बहुत मुश्किल से मेरे स्टूडेंट ने ये दूसरा पेपर दिया है। एक पेपर तो मैं पहले एनालाइज कर चुका हूँ 2009, और ये 2016 या 2017 कुछ भी कह लीजिए। ये मुझे भेजा है सबसे पहले सरफराज अहमद ने, उसके बाद स्वयं सीन ने भी भेजा है, और बाद में एक फेयर कॉपी शाहनवाज ने भी भेजा है। इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस पेपर को देने के लिए। चलिए आज एनालाइज करते हैं। यदि आप सोच रहे हैं कि सर ये क्या बोल रहे हैं, तो आप देख रहे हैं पॉल साइंस हेल्प चैनल, जो एक छोटा सा प्रयास है रिसर्च बेस्ड नॉलेज शेयर करने का सोशल साइंस में, खास करके पॉल साइंस में, वो भी एग्जामिनेशन पर्पज से। आज जैसा मैंने कहा, हम एनालाइज कर रहे हैं जेके पीएससी 10+2 लेक्चरर एग्जाम पॉलिटिकल साइंस के पेपर 2016 या 2017 के, जिसको एनालाइज करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे विथ लॉट्स ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। वो है मेन जो बन जाता है इंपॉर्टेंट आने वाले सभी एग्जाम के लिए। सो लेट अस बिगिन। इससे पहले कि क्वेश्चन आंसर का दौर करें शुरू, आपको पता होना चाहिए कि फाउंडेशनल बैच, जो कि वैसे तो सीयूईटी पीजी के लिए है, लेकिन जो मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी एग्जाम के लिए फाउंडेशनल बैच जो अभी शुरू होने वाली है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो जब जितना हम आगे बढ़ते जाते हैं उतना ही जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे हमारा नाता टूटने लगता है। और ये कोर्स डिजाइन है उन सभी टॉपिक जो एग्जाम में आते हैं उनके बेसिक नॉलेज को डिस्कस करके, डेलिब्रेट करके, थ्रेश आउट करने का, सो दैट कि हम उस लेवल पे पहुंच सके जहां पे कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इन सब थीम में हर एग्जाम के लिए चाहिए। यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपना मेल, नेम, टेलीग्राम आईडी और मोबाइल मेल करें paulsciencehelp@gmail.com। ये मैं कह रहा था कि ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ऑफ कोर्स किंडल वर्जन में है। अब तक मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे स्टूडेंट जो हैं किंडल वर्जन को एस कर लिए होंगे, वो ऑनलाइन के। तो आप लोग बहुत मास्टर हो, आप लोग यंग हो, लेकिन मोबाइल पे मत पढ़ना, टैब या सस्ते लैपटॉप पे पढ़ने की कोशिश करना यदि आप महंगा नहीं ले सकते हो तो। ये बुक्स जो हैं तब तक आप तैयारी कीजिए। आप सीयूईटी पीजी एग्जाम देना चाहते हैं 2026 में, तो आपके लिए एक बेहतरीन वंडरफुल रिसोर्स जो है सीयूईटी पीजी 2026 प्रेप स्टार्ट गाइड है। प्रेप स्टार्ट गाइड, ये ट्रू मायने में एक प्रेप स्टार्ट गाइड है, जिसमें कि वो सब कुछ है जो कि 2026 एग्जाम के लिए आपको जानना चाहिए। एग्जाम का स्ट्रक्चर, उसकी सिलेबस, उसके पैटर्न, 5 साल के क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल, 3 साल में जो यूनिवर्सिटीज में जो डिफरेंट कट ऑफ गए, जो इधर उधर आप पूछते रहते हो, वो वहां पे दी गई है। और उसके बाद 500 से ज्यादा जो एक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए सीयूईटी पीजी में, उसकी ऐसी एनालिसिस जो कहीं आपको नहीं मिलेगी, और इतनी इंफॉर्मेशन जो कहीं नहीं मिलेगी। मैं दावे के साथ कहता हूं, केवल उन क्वेश्चन को भी यदि आप देख लोगे ना, तो आप सीयूईटी पीजी के अधिकतर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि वो फैक्ट कितनी बार ही रिपीट हो गए हैं सिलेबस में। तो ये बुक को आप नॉमिनल कॉस्ट पे ले सकते हो। यूजीसी नेट यदि आप, और यदि आप सीयूटी पीजी दे रहे हो, तो इस गाइड को तो लिए बगैर आपको सीयूटी पीजी देना नहीं चाहिए। कई लोग कहते हैं कि सर क्या ये गाइड को आप रिवाइज करेंगे? इसकी जरूरत नहीं है। मैं जितना रिवाइज करूंगा उतना ही गाइड बल्कि होता जाएगा। अभी इसमें बहुत सुंदर सुंदर फैक्ट है। क्यों आप चाहते हो कि मैं और अधिक फैक्ट दूं और आपके दिमाग को बोझिल करूं? क्योंकि और अधिक फैक्ट ही तो देंगे, सिलेबस तो चेंज हुई नहीं है। तो चलिए, आप सीयूटी पीजी गाइड जो अभी जिस फॉर्म में है, जो पिछले साल रिवाइज हुई है, उसको आप यूज कीजिए। यदि आप यूजीसी नेट दे रहे हैं तो ये बुक के बगैर आप बिल्कुल अधूरे हैं। यूजीसी नेट एग्जाम गाइड और ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल साइंस तो आपको हर एग्जाम के लिए, चाहे सीयूटी पीजी दो, चाहे यूजीसी नेट या कोई भी, आपके लिए मदर बुक के जैसा आप लोगों ने इसको बनाया। इसकी जो डायरेक्ट लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी, सीधा आप क्लिक करके आप जाके खरीद सकते हो। यहाँ पे डियर स्टूडेंट याद रखना एक बात को, कि आप यदि इस बुक को खरीदते हैं तो ये सवाल आपके जहन में आएगा कि मैं उसको पढ़ूं कैसे। उसके लिए किंडल जो ऐप है, जो फ्रीली अवेलेबल है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, और उसमें जो लॉगिन आप करेंगे वो वही यूजर आईडी और पासवर्ड से कीजिए जिससे आपने अमेजन में बुक खरीदा है। दोनों अलग अलग होने पे आपको नहीं दिखेगा। वहाँ लाइब्रेरी लिंक होता है किंडल ऐप में, उसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी बुक दिखेगी, जो भी आप बुक खरीदते हैं, और बहुत सारे फ्री बुक भी आपको दिखेंगे वहाँ। उसको डबल क्लिक कीजिए और पढ़िए, और देखिए वंडरफुल दुनिया जो किंडल की है उसमें आप चले जाएंगे।
अब आइए क्वेश्चन आंसर का दौर करते हैं शुरू, लेकिन उससे पहले जैसा मैं हमेशा करता हूं कि ओवरऑल जो पेपर का मिजाज कैसा है, क्या है और किस लेवल का पेपर है। नो डाउट इन दिस कि ये एक टफ पेपर है। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं आरपीएससी जो मैंने एक दो बार एनालाइज किया है, एमपी की जो सेट है असिस्टेंट प्रोफेसर, उससे भी कंपेयर कर सकते हैं। ये जेएनके, राजस्थान और एमपी ये सब टफ पेपर पूछने के लिए फेमस है। ये पेपर चूंकि बहुत पुराना है, 8-9 साल पुराना है, बहुत चीज़ें तो इसमें थोड़ी बहुत डेटेड हो गई हैं, लेकिन जो स्टैटिक इंफॉर्मेशन है वो तो उतनी ही इम्पोर्टेंट है। पेपर इस ढंग से पूछा गया है कि आपको हर क्वेश्चन में परेशानी हो, ये है इनका। डीपर गए हैं और बहुत सारे आर्बिट और ऐसे फैक्ट को ये पूछने की कोशिश करते हैं जो नॉर्मली स्टूडेंट को पता नहीं होता है। लेकिन इस पेपर की ब्यूटी क्या है कि छोड़िए कि जिन्होंने एग्जाम दिया उनके लिए तो टफ होगा, बहुत कम कट ऑफ गए होंगे, लेकिन आपके लिए एक ट्रेजर ट्रोव है यदि आप इसको पकड़ के, मतलब इसके एस्पेक्ट को लेके, इसके ऑप्शन को लेके आप ये समझने की कोशिश करें कि आगे क्या एग्जाम में इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है, जो मैंने इस पेपर में कोशिश की है। वीडियो बहुत लंबा होगा, लेकिन आई होप कि आप पेशेंस से इसको देखेंगे, एक बार नहीं तो मतलब कुछ टुकड़ों में देख सकते हैं। ओके, चलिए अब शुरुआत करते हैं। Morgenthau's realist theory of international relation give importance to। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सारे इसमें क्वेश्चन वेग लैंग्वेज से भरे हुए हैं, ठीक से लैंग्वेज फ्रेम नहीं हुआ, और बहुत सारे क्वेश्चन तो इनवैलिड है, एकदम रॉन्ग है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मॉर्गनथाउस रियलिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, आपको पता है उन्होंने अपनी जो बुक है पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन 1948 में, उसमें उन्होंने 6 प्रिंसिपल बेसिकली क्लासिकल रियलिज्म का दिया था। चलिए इसमें से देखते हैं। अब यहाँ ऑप्शन यदि आप देखें तो सभी करेक्ट नहीं है, कोई ना कोई तो गलत जरूर है। ऑल पॉलिटिक्स इज पावर पॉलिटिक्स बिल्कुल सही है, वी ऑल नो, तो 4 तो होना ही चाहिए, तो इसमें तो 4 है ही नहीं, तो चलिए खत्म हो गया। 4 4 1 और 3 देखते हैं। नेशनल इंटरेस्ट विच इज नॉट फिक्स्ड, अब इसको यहाँ रख दीजिए। आपको पता है कि इन्होंने ये कहा था कि नेशनल इंटरेस्ट डिफाइन इन टर्म्स ऑफ पावर, ये उन्होंने कहा था, लेकिन फिक्स्ड है नहीं है, ये थोड़ा डिबेटेबल है, उन्होंने बहुत अलग तरीके से कहा था। मायने जो नेशनल इंटरेस्ट के हैं और पावर दोनों बदलते रहते हैं। मोरल प्रिंसिपल विच कैनॉट बी अप्लाइड टू द स्टेट एक्शन, ये बिल्कुल सही है, तो 2 होना चाहिए था। मोरल प्रिंसिपल विच कैनॉट बी अप्लाइड टू द स्टेट एक्शन, ये होना चाहिए था। पॉलिटिक्स इज गवर्न बाय ऑब्जेक्टिव लॉज बेस्ड ऑन ह्यूमन नेचर, ये तो बिल्कुल सही है, तो 3 और 4 ज्यादा सही है। लेकिन इन दोनों पर क्या कहा जाए, नेशनल इंटरेस्ट विच इज नॉट फिक्स्ड, इसको इन्होंने गलत कहा है, और मोरल प्रिंसिपल विच कैनॉट बी अप्लाइड टू दिस टेक्स्ट, इसको भी इन्होंने गलत कहा है। आई डोंट थिंक ये दोनों पूरी तरह गलत है, लेकिन चलिए बेटर आंसर है 3 और 4। यहाँ पे जो मैंने रिसर्च के बेसिस पे लिखा है, while Morgenthau did state that the definition of national interest can change over time, उन्होंने यही कहा था कि जो मायने होते हैं नेशनल इंटरेस्ट और पावर के दोनों चेंज करते हैं, लेकिन एक चीज जो कांस्टेंट रहता है वो है नेशनल इंटरेस्ट इज ऑलवेज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पावर, ये याद रखिए। The assumption of balance of power in international relation politics is what? Balance of power का क्या मायने होता है? It is a game of only powerful state. No, weaker state ignores the balance of power. Never. Each state protects its vital interest. सबके लिए उसका नेशनल इंटरेस्ट उतना ही इंपॉर्टेंट, चाहे बड़ा स्टेट हो छोटा स्टेट, यही जो है बैलेंस ऑफ पावर। इसलिए जब कोई भी स्टेट देखता है कि उसकी पावर विसे विस दूसरी स्टेट जो है कम है, तो वो किसी भी तरीके से, चाहे वो अलायंस बनाए, चाहे वैंड बैगन करे, चाहे हाइड करे, चाहे कई और टेक्निक है, उससे वो बैलेंस ऑफ पावर एक्वायर करने की कोशिश करता है। इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आर ट्रीटेड आइडेंटिकल बाय, देखिए अब आईआर जो है उसमें केवल पॉलिटिकल या हाई पॉलिटिक्स नहीं है, डिप्लोमेसी, वॉर एंड ट्रीटीज इस टाइप के केवल नहीं है, लेकिन उसमें ट्रेड है, इकोनॉमी है, कल्चरल एक्सचेंज है, वो सब भी हैं जो जो इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट बनते हैं, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स उसको थोड़ा अंडरमाइन करता है। इन दोनों को एक कहने वाले जनरली रियलिस्ट थिंकर होते हैं, तो E.H. कार एंड मॉर्गनथाउ के अनुसार ऑल इंटरनेशनल रिलेशन इज पावर पॉलिटिक्स, दैट इज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इसलिए 1 और 3 जो है इसमें बेटर आंसर है। आप क्विंसी राइट के बारे में भी जरूर जान लीजिए, इन्होंने भी काफी लिखा है, एक दो बुक इसकी जरूर पढ़ लीजिएगा, कई जगह पूछा जाता है। जेरेमी बेंथम यहाँ पे दिखते हैं जो यूटिलिटेरियनिज्म के फादर माने जाते हैं, मॉडर्न यूटिलिटेरियनिज्म के,
जिन्होंने कि नारा दिया था ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, GHP प्रिंसिपल। The Panchayati system of local rural governance was started with notification of Maharaja Hari Singh in JNK in the year। मैंने कुछ JNK के जो क्वेश्चन है उसको छोड़ दिया क्योंकि वो किसी एग्जाम में कभी भी आने वाला नहीं है। उसमें से एक ये भी है, बिल्कुल आप इसको नेट पे खोज सकते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, वेरी ऑफन इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज सॉफ्ट स्टेट। पहले तो चलिए सॉफ्ट स्टेट के बारे में बात करते हैं। ये बहुत प्रोमिनेंस में आया ये टर्म एशियन ड्रामा बुक जब रिलीज हुई। गुनार मैर्डल की, जो कि एक स्वीडिश इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने एक बुक लिखा एशियन ड्रामा एंड इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशन 1968 में, जिसमें उन्होंने इंडिया और अदर जो न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन थे एशिया अफ्रीका को, उनको सॉफ्ट स्टेट कहा। सॉफ्ट स्टेट मतलब वो स्टेट जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाता, अपनी पॉलिसी डिसीजन लेता है लेकिन उसको इफेक्टिवली इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता है, जिसकी इंस्टीट्यूशन में वो कैपेबिलिटी नहीं है कि जनता को सेटिस्फाई कर सके। इस टाइप का स्टेट जो है सॉफ्ट स्टेट है, मतलब वो स्टेट नहीं बन पाए हैं। सो सॉफ्ट स्टेट, नॉन यूज ऑफ वेपन इट हैज, ये ऐसा उन्होंने ऐसा कुछ नहीं है। नॉन यूज ऑफ वेपन इट हैज, नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ लॉ बाय द सिटीजन, मतलब कि लॉ को वो इन्फोर्स नहीं कर पाती है स्टेट। वाइड स्प्रेड करप्शन होता है, निपोटिज्म होता है, मतलब इंस्टीट्यूशन अपना काम इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाती हैं। नॉन परफॉर्मेंस ऑफ रेगुलेटिंग एंड इन्फोर्समेंट एजेंसी, इसी के चलते लॉ एंड अदर पॉलिसीज इंप्लीमेंट नहीं हो पाते हैं। तो 2, 3, 4 जो है इसका सही है सॉफ्ट स्टेट। इज ए गुड क्वेश्चन, सॉफ्ट स्टेट क्या है? अब इंडिया को हम सॉफ्ट स्टेट नहीं कह सकते। द बेसिक एजम्पशन ऑफ कोल्ड वॉर वॉज दैट, कोल्ड वॉर के बारे में तो बहुत कुछ आपने भी पढ़ा होगा। देयर इज ए थ्रेट टू वर्ल्ड पीस फ्रॉम द सोवियत कम्युनिज्म, ये तो था ही, ये एजम्पशन था, उसी पे ये थे। कंपेटिबिलिटी बिटवीन कम्युनिस्ट एंड कैपिटलिस्ट वर्ल्ड वाज नॉट पॉसिबल, ये भी था कि कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट वर्ल्ड कभी जो है आपस में कंपेटेबल नहीं हो सकते, मतलब एक साथ नहीं चल सकते हैं, ये भी था। 1, 2 देखिए किसमें है, केवल 1, 2 एक ही में है, तो इसका मतलब 3, 4 जो है गलत है। कम्युनिस्ट वांट टू कैप्चर द ऑयल रिजर्व ऑफ द रिसोर्स ऑफ द वेस्ट, ऐसा कुछ तो नहीं था, एंड ऑल ऑफ दैट तो होगा नहीं, इसलिए 1 and 2 इजी क्वेश्चन। 7 देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनलिज्म, फंक्शनल थ्योरी इन इंटरनेशनल रिलेशन। जैसे ही आपको फंक्शनलिज्म IR में आए, आपको डेविड मेटरनी याद आनी चाहिए, उनकी फंक्शनल एंड स्पिल ओवर जो थ्योरी है, फंक्शनल इंटीग्रेशन जो थ्योरी है, वो सब आपको याद आना चाहिए। फंक्शनल थ्योरी क्या कहता है कि यदि इंटरनेशनल रिलेशन में स्टेट फंक्शनली एसोसिएट हो जाए, जैसे इंडिया और चाइना देखिए, चाइना जो है बहुत कुछ प्रोड्यूस करता है जो इंडिया कंज्यूम करता है, यदि ऐसा हो और इंडिया भी चाइना को कुछ उसी टाइप का कुछ वाइटल मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट पहुंचाए, मान लीजिए सपोज, तो दोनों जो है वो ट्रेड और इकोनॉमी से भी जुड़े हुए हैं, तो आपस में वॉर नहीं करेंगे, आपस में उनका और जो है दोस्ती बढ़ेगा। मतलब एक एरिया में यदि इंटीग्रेशन हो जाए, फंक्शनल इंटीग्रेशन हो जाए, तो आपका स्वार्थ जुड़ जाता है और फिर आप लड़ाई झगड़े से दूर रहते हो, दैट इज फंक्शनल इंटीग्रेशन। सो इसमें ये कहते हैं कि द कॉन्सेप्ट क्या क्या पार्ट है, क्रिएशन ऑफ ए वर्ल्ड फेडरल स्ट्रक्चर, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी फेवर्स क्रिएशन ऑफ ए वर्ल्ड फेडरल स्ट्रक्चर, देखते हैं, क्रिएशन ऑफ परमानेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, शेयरिंग ऑफ सॉवरेनिटी एंड पीस बाय पीसेस एंड मेकिंग ग्लोबल एफर्ट्स फॉर पीस। बेसिकली जो सबसे अच्छा जो फंक्शनलिज्म को दर्शाता है, जो ये इस क्वेश्चन को टफ बनाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही वेग वे में ऑप्शन सेलेक्ट किया है। सो दैट इज शेयरिंग ऑफ सॉवरेनिटी एंड पीस बाय पीस, मतलब जहां पे कि आप यदि फंक्शनल इंटीग्रेशन करोगे तो थोड़ी बहुत जो है आप सॉवरेनिटी भी पूल करते हो, मतलब आप एकदम बिल्कुल आइसोलेटेड नहीं रहते हो, डिसीजन लेने में दूसरे का भी थोड़ा आप ध्यान रखते हो, दूसरे से भी आप पूछ के डिसीजन लेते हो। और पीस जो है वो पीसेज में, मतलब कि पीस मिल वे में एक एरिया में पीस स्टैब्लिश होती है, फिर वो स्पिल ओवर करती है दूसरे एरिया में। ऑफ कोर्स ये वेग है लेकिन इंपॉर्टेंट है फंक्शनलिज्म के बारे में, इसको पढ़ लीजिए, पीस बाय पीसेस को पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चन केवल इसलिए डिफिकल्ट बन गया, और डेविड मेटरनी के बारे में पढ़ लीजिए, इनकी जो बुक है द फंक्शनल थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स 1975, उसको भी याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन टफ बना है इसलिए केवल ऑप्शन के चलते, लेकिन आप इसको शायद कैच कर सकते हैं। डोमिनो थ्योरी जो ड्वाइट आइजनहॉर की थी, वो बहुत ही सिंपल सी थी। डोमिनो क्या होता है, ताश के पत्ते के एक पत्ता हिला दीजिए, आपने देखा होगा साइकिल स्टैंड में बहुत सारी साइकिल खड़ी रहती है, यदि एक साइकिल को कोई हिला दे तो दर दर करके सारी साइकिलें गिर जाती है, उसको डोमिनो इफेक्ट कहते हैं।
ये पहाड़ों पे अभी आप देख रहे होंगे टीवी में कि थोड़ी सी कहीं पे बारिश से एक पहाड़ का टुकड़ा दड़का तो दर दर करके सारी जो है वो डोमिनो इफेक्ट से पूरी बह जाती है फ्लैश फ्लड। इसको डोमिनो इफेक्ट कहते हैं, एवलांच कह लीजिए, धड़धड़ा के गिर पड़ना एक के बाद एक के बाद एक। तो ये जो है ये इन्होंने ये कहा था कि जो इंडो चाइना है, इंडो चाइना मतलब जो उसको फ्रेंच शासन करते थे, जहां अभी वियतनाम, लाओ और कंबोडिया है, उसको मिला के इंडो चाइना कहते थे। तो वो एक समय में कम्युनिस्ट ग्रिप में बिल्कुल आ रहा था। तो इनका कहना था, ड्वाइट आइजनहॉर का, उस समय में कंटेनमेंट पॉलिसी चल रही थी, कोल्ड वॉर चल रहा था। इनका ये कहना था कि यदि इसमें से कोई एक भी यदि आ गया कम्युनिस्ट के जद में आ गया, कम्युनिस्ट शासन हो गया, तो धड़धड़ा के पूरी साउथ ईस्ट एशिया जो है ना कम्युनिस्ट बन जाएगी। इसलिए हमको रोकना जरूरी है। इससे ही जो है वियतनाम वॉर की शुरुआत होती है। तो इसको पढ़ लीजिएगा, डोमिनो थ्योरी। इंडो चाइना क्या है भी मैंने आपको बताया, डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंडो चाइना, सॉरी ये नहीं है, डिसइंटीग्रेशन नहीं है, आई एम सॉरी, द फॉलिंग ऑफ इंडो चाइना टू द कम्युनिस्ट। आप देखिए यहाँ पे कैसे इन्होंने इंडो चाइना दो जगह दे करके आपको कंफ्यूज किया। इट इज बेसिकली फॉलिंग ऑफ इंडो चाइना टू द कम्युनिस्ट, डोमिनो इफेक्ट, डोमिनो थ्योरी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ न्यू कोल्ड वॉर। न्यू कोल्ड वॉर क्या था? 1979 से लेकर के और लगभग 1987 तक, जो डिटेंट के बाद, डिटेंट कर लीजिए, जो कि 1969 से 79 तक चला था, उसमें जो रिलेशन में थोड़ी नरमी आई थी, फिर उसमें बहुत गर्मी आ गई, और इसकी शुरुआत होती है सोवियत जब अटैक होता है अफगानिस्तान पे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ न्यू कोल्ड वॉर वॉज, तो इसमें से डेफिनेटली सोवियत अटैक ऑन अफगानिस्तान था। देन अमेरिका ने जो है स्टार वॉर शुरू किया था, इसको स्ट्रैटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव कहते थे, SDI, यहाँ पढ़ लीजिएगा, रीगन ने शुरू किया था। और कार्टर का डॉक्ट्राइन 1980 का भी जो है इसी का पार्ट था। लेकिन सॉल्ट टू एग्रीमेंट जो है वो 79 में ही हो जाता है, जो कि डिटेंट पीरियड कहा जा सकता है। वैसे भी यहाँ पे सभी करेक्ट तो इसमें से है नहीं, इसलिए 1, 2, 4 जो है वो करेक्ट है। थोड़ा सा टफ बनता है सॉल्ट 2, आप कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसमें तो कोई है ही नहीं ऑल ऑफ, तो इसलिए क्वेश्चन अपने ऑप्शन के चलते मीडियम लेवल का क्वेश्चन बन जाता है। सॉल्ट 2 क्या है पढ़ लीजिएगा। ऑथर ऑफ द थ्योरी ऑफ आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची। अब ये जो है, अब तो ये घिसा पिटा क्वेश्चन, आई डोंट नो 2016 में ये कितने स्टूडेंट जानते थे। ये बेसिकल कहने वाले एक इलीट थ्योरी के थिंकर रॉबर्ट माइकल थे। रॉबर्ट माइकल ने एक बुक लिखा था, पॉलिटिकल पार्टीज, सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ द ओलिगार्किकल टेंडेंसी ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी, 1962। इसको थोड़ा चेक कर लीजिएगा ईयर। रॉबर्ट माइकल्स ने लिखा था, और उसके बेसिस पे जो है उन्होंने आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची दिया था। उसमें बेसिकली उन्होंने ये कहा था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कितना भी डेमोक्रेटिक हो, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो एक ओलिगार्ची में बदल जाता है। ओलिगार्ची किसको कहते हैं? विच द ऑर्गेनाइजेशन विच इज रूल्ड बाय फ्यू वेल्दी कनेक्टेड पावरफुल पर्सन, उसको ओलिगार्ची कहते हैं। यही नियति जो है इवन डेमोक्रेसी की भी होती है। रॉबर्ट माइकल। यहाँ पे विल्फ्रेडो पैरेटो हैं, जो अनदर इलीट थ्योरी के थिंकर हैं, जो सर्कुलेशन ऑफ इलीट के लिए जाने जाते हैं। गैटनो मोज्का हैं, जो पॉलिटिकल फार्मूला के लिए जाने जाते हैं, देखिएगा ये भी एक इलीट थिंकर हैं। एंड सैम और मार्टिन लिप्सेट हैं, जो कई सारे थ्योरी के लिए जाने जाते हैं, खास करके प्लूरलिज्म के लिए जाने जाते हैं, डेमोक्रेसी को इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी से जोड़ने के लिए जाने जाते हैं। और स्टीव रॉकन के साथ में जो है क्लीवेज थ्योरी के लिए भी सैम और मार्टिन जाने जाते हैं। 11 देखिए, फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट कौन थे? तो ये तो सभी स्टूडेंट, हिस्ट्री के स्टूडेंट इसको याद रखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने इस पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना की थी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, जो अभी लेफ्ट जो अलायंस है, लेफ्ट कोलिशन है वेस्ट बंगाल में, उसका एक पार्ट बना जाता है सुभाष चंद्र बोस। 12 नंबर एक बेहद आसान क्वेश्चन है, टेलरिज्म। तो टेलरिज्म क्या? फ्रेडरिक टेलर को आप किससे जोड़ेंगे? साइंटिफिक मैनेजमेंट से। सो साइंटिफिक मैनेजमेंट, इनफैक्ट अब जो है न्यू टेलरिज्म भी आ गई है, जो टेलरिज्म के साइंटिफिक मैनेजमेंट को नई जो ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी है उससे ब्लेंड करती है। टेलरिज्म जो है क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट से भी जुड़ा हुआ है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ा हुआ है, जिसको मैकेनिस्टिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ऑफकोर्स साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ नहीं है, और ऐसा कोई थ्योरी ऑफ हायरार्की भी नहीं है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलेशन ऑफ इलीट, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे सर्कुलेशन ऑफ इलीट विल्फ्रेडो पैरेटो की,
जो इटालियन थिंकर थे, जिन्होंने कई सारे जो है इलीट थ्योरी पे भी काफ़ी सारा काम किया, बहुतों पे किया है। उनका ये कहना था कि जो बेसिकली इलीट जो होते हैं वही रूल करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि एक ही ग्रुप ऑफ इलीट रूल करते हैं, वो सर्कुलेट करते रहते हैं। मतलब एक जो है इलीट ग्रुप बहुत पावरफुल होता है, कई सालों तक वो रूल करता है, फिर जो है वो उसका दिन खत्म हो जाता है, वो हिस्ट्री के एक तरह से डस्टबिन में चला जाता है, और फिर न्यू ग्रुप ऑफ इलीट आ जाते हैं। सो इस तरह से इलीट जो है बदलते रहते हैं, लेकिन शासन इलीट का ही होता है। यहाँ पे लास्वेल दिखते हैं, जो पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ के लिए जाने जाते हैं, पॉलिसी साइंस के फादर के रूप में भी जाने जाते हैं। जैतोनोम उसका फिर से यहाँ दिख रहे हैं। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द रिजल्ट ऑफ, ये क्वेश्चन उस समय में खासा डिफिकल्ट होगा, लेकिन अब जो है यदि आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो इसको ये क्वेश्चन आपको मीडियम लेवल का लगेगा। हुआ ये था कि ये सारी चारों चीजें जो हैं न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लाने में अपना रोल निभाती हैं। मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस होता है 1968 में, ड्वाइट वाल्डो और फ्रैंक मेरिनी दोनों इसके आर्किटेक्ट बनते हैं। हनी रिपोर्ट ऑन हायर एजुकेशन आता है, जिसमें उस समय के जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो कमियां थी उनको गिनाया जाता है, जिसके लिए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मूवमेंट चलाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी प्रोफेशनल, बहुत कट गया है जनता से, उसमें सोशल इक्विटी और जो सॉफ्ट पार्ट होता है एडमिनिस्ट्रेशन का वो कहीं खो गया है, बहुत हार्ड, बहुत प्रोफेशनल, बहुत रिजिड, बहुत ब्यूरोक्रेटिक हो गया है। उसको जो है डीब्यूरोक्रेटाइज करना, सोशल इक्विटी को फोर फ्रंट में लाना इस तरीके से कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर जो है एक तरह का चेंज एजेंट की तरह काम करे, जनता के लिए जो है वो एक पैट्रन की तरह काम करे, उसको सही रास्ता तक दिखाए। इस टाइप की बात जो है आने लगी थी। पब्लिकेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस 1971 में ड्वाइट वाल्डो लिखते हैं, वो भी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के आता है। फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस से इसम की शुरुआत होती है ऑन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1967 में, जिसमें इस पर चर्चा की जाती है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूएस में कैसे बहुत रिजिड हो गया है और सोशल इक्विटी कैसे पीछे रह गई और कितना ब्यूरोक्रेटाइज हो गया है। सो ऑल फोर आर करेक्ट, लेकिन अब ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं रह गया है। 50 नंबर देखिए, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन द बॉस कैन सुपरवाइज द फॉलोइंग नंबर ऑफ पर्सनल, मतलब ये स्पैन ऑफ कंट्रोल का क्वेश्चन है। एक सुपीरियर जो है डायरेक्टली कितने सबऑर्डिनेट को कंट्रोल कर सकता है। इसकी जो है आपको मैंने पिछले ही वीडियो में ग्रैकुनास की जो लॉ है वो बताई है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ डायरेक्ट सबऑर्डिनेट बढ़ते हैं, जो रिलेशनशिप आपको हैंडल करना पड़ता है वो एक्सपोनेंशियल बढ़ता है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो 10 to 12 आप नहीं जानते होंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा अर्बिट है कि अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन क्या कहता है, लेकिन एक बार जान जाएंगे तो आप भूलेंगे नहीं। लेकिन इसके थ्रू ग्रैकुनास, सर इयान हैमिल्टन जिन्होंने ये टर्म को क्वाइन किया, स्पैन ऑफ कंट्रोल और मीनिंग स्पैन ऑफ कंट्रोल, इन सब को यदि याद करें तो आपको आगे आने वाले में फायदा होगा एग्जाम में। 60 नंबर देखिए, प्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज ऑफ वर्कर इंक्रीजेज इन देयर super as specialized general nature is made from distance put forward by, बेसिकली जो है ये तो चलिए थोड़ा कट गया है। ये कहता है कि जो यदि आप बहुत क्लोज मॉनिटर नहीं करते हैं और एक स्पेस देते हैं अपने सबऑर्डिनेट को अपने तरीके से काम करने का, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ऑफ कोर्स यदि वो एम्प्लॉय जो है सेल्फ मोटिवेटेड हो, जिसको कि डगलस मैकग्रेगर वाई टाइप ऑफ वर्कर कहते हैं। यदि वैसे वर्कर हैं तो डेफिनेटली आपको दूर से मैनेज करना चाहिए, बहुत क्लोज उनको जो है एकदम मिनट बाय मिनट यदि आप सुपरवाइज करेंगे तो डीमोटिवेट होकर उनकी प्रोडक्टिविटी गिर भी सकती है। ये कहने वाले, थ्योरी देने वाले रेनेसिस लाइकट थे। रेनेसिस लाइकट कई सारे थ्योरी के लिए जाने जाते हैं, लाइकट स्केल के लिए जाने जाते हैं, लिंकिंग पिन मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए जाने जाते हैं, और 4 जो मैनेजमेंट स्टाइल है जिसमें बेनिवोलेंट, ऑथोरिटेटिव, एक्सप्लॉयटेटिव, ऑथोरिटेटिव, कंसल्टेटिव एंड पार्टिसिपेटिव, तो ये जो मैनेजमेंट स्टाइल है ये एक तरह का पार्टिसिपेटिव लीडरशिप को दर्शाता है। सिस्टम 4 मैनेजमेंट स्टाइल भी कहते हैं रेनेसिस लाइकट के। 70 नंबर देखिए, द अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ एपेक्स कोर्ट इन इंडिया आर मेड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ, वी ऑल नो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की ट्रांसफर एंड अपॉइंटमेंट जो है वो कॉलेजियम सिस्टम के तहत होती है। कॉलेजियम सिस्टम में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस और 4 सीनियर जजेज एंड हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट
एंड 2 सीनियर जजेस, ये कॉलेजियम बनाते हैं और वही जो है रिकमेंड करते हैं उन नेम्स को जो जजेस बनने चाहिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में और ट्रांसफर होने चाहिए। गवर्नमेंट उन रिकमेंडेशन पे एक्ट करती है, जनरली उसको एक्सेप्ट करती है और नोटिफिकेशन निकालती है। सो थ्रू कॉलेजियम सिस्टम, नॉट कॉलेजियल सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम की शुरुआत जो है इंडिया में 3 जजेज केस से होती है। जजेस केस नंबर 1, 2, 3 1993 से लेकर 1998 तक में आती है, वो देख लीजिएगा, एसपी गुप्ता वर्सेज अदर्स करके। तो वो जो केस है उसको मेरे गाइड में भी देख लीजिएगा, कहीं से भी देख लीजिएगा, याद कर लीजिए और कॉलेजियम सिस्टम को याद कर लीजिए। इसको हटाने के लिए जो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था उसको भी जान लीजिए, जिसमें कि NGAC का प्रावधान था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। लेकिन वो आर्टिकल 124A से लाने की कोशिश थी, लेकिन उसको जो है कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के बेसिस पे निरस्त कर दिया था। ये सब चीज़ें कॉलेजियम सिस्टम से जुड़ी हुई हैं। द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 में होता है, उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो 3 जगह जोड़ा जाता है। यहाँ पूछा जा रहा है एक ही उसमें से कहाँ जोड़ा गया है। एक तो 43B में जोड़ा जाता है, उसमें लिखा जाता है द स्टेट शैल इंडेवर टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके अलावा तो ये तो चलिए आंसर आपको मिल गया। इसके अलावा 19(1)C में जोड़ा जाता है ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी यहाँ पे आता है। पार्ट 9B पूरा का पूरा जोड़ा जाता है इसी अमेंडमेंट से, जिसमें कि 243ZH से 243ZT तक का आता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम देखिए क्या है कि इसमें 243ZH भी है, ZT भी है। तो कैसे जो है इस क्वेश्चन को आप कहेंगे क्या सही है? तीनों सही है। अब 19 जो है 1C यदि होता तो ये भी सही हो जाता। तो ये सब बहुत ही वेग क्वेश्चन है, लेकिन आपको नॉलेज बहुत देता है, क्योंकि 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहाँ कहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंसर्ट करता है, इस क्वेश्चन के थ्रू आप जान सकते हैं। A new article 371J is inserted through 98th constitutional amendment. अभी हम लोग 97th देखा, 2012 वो 2011 में आई थी। तो ये किस लिए जोड़ा गया था? तो अब ये तो बहुत ही वेग है, लेकिन एक बार जरूर जान लीजिए, क्योंकि 371J आर्टिकल के बारे में बता रहा है। इट वाज फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड फॉर द हैदराबाद कर्नाटका रीजन इन कर्नाटका स्टेट। यहाँ ये भी जान लीजिए कि 371A से लेके और कई तक J तक और भी आगे आर्टिकल हैं जो कि डिफरेंट स्पेशल प्रोविजन जो स्टेट के साथ लागू होते हैं, वो एक तरह से एसिमेट्रिक फेडरलिज्म को भी दर्शाता है, जहाँ पे फेडरेटिंग यूनिट जो फेडरल यूनिट के साथ जुड़ते हैं वो अलग अलग शर्तों के साथ जुड़ते हैं। आर्टिकल 370 ही केवल एकमात्र ऐसा आर्टिकल नहीं है जो किसी स्टेट को स्पेशल प्रिविलेज देता है, बल्कि 371 में तमाम वो स्टेट हैं जिनको कि स्पेशल डिफरेंट टाइप की प्रोविजंस या स्पेशल फैसिलिटी दी गई है। पढ़ लीजिएगा। 20 नंबर देखिए, टू स्टडी द सेंटर स्टेट रिलेशन राज मुन्नार कमिटी वाज अपॉइंटेड बाय। ये बड़ा पिकुलियर हुआ था कि राज मुन्नार कमिटी 1969 में DMK गवर्नमेंट जो तमिलनाडु की थी उन्होंने जो है इसको अपॉइंट किया था। ये लेकिन पहली बार नहीं हुआ, अभी हाल में इसी साल जो है कुरियन जोसेफ कमेटी जो है वो सेटअप कर दिया। अभी स्टालिन जी की जो सरकार है DMK की, उन्होंने दूसरी बार हिस्ट्री में सेंटर स्टेट रिलेशन पे, फेडरलिज्म पे चर्चा करने के लिए एक कमेटी स्टेट गवर्नमेंट ने गठित कर दी। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 कमेटी गठित की है। फर्स्ट सरकारिया कमीशन 1983 में, जो बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता होना चाहिए, और MM पुंछी कमीशन 2007 में, वो भी बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है। ये दोनों जो है सेंटर स्टेट कमीशन की प्राइमरी जो कमीशन है वो ये है। जोसेफ कुरियन कमेटी और राजमुन्नार कमेटी दोनों तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट एक सेटअप करती है, जो बहुत ही पिकुलियर बात है। 21 देखिए, द साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया साफ्टा इज टू रिड्यूस कस्टम ड्यूटी ऑन ऑल ट्रेडेड गुड्स टू 0 बाय विच ईयर। अब ये तो उस समय में इसका मीनिंग होगा, अब तो साफ्टा भी एक तरह से डिफंक्ट है, सार्क भी, तो मैं इस क्वेश्चन को नहीं कर रहा हूँ, नेट पे देख सकते हैं, कोई यूज यूटिलिटी नहीं है। लेकिन धार कमीशन या धार भी इसको कहते हैं, DHAR, ये बहुत इंपॉर्टेंट आगे के एग्जाम के लिए। धार कमीशन थी क्या? ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस्टेब्लिश किया था। ये
जांच परख करने के लिए क्या इंडिया में लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट को रिऑर्गेनाइज करना चाहिए या फॉर्म होना चाहिए. सो रिकमेंडेशन वेदर द स्टेट कैन बी रीऑर्गेनाइज ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस. दार कमीशन ने ये कहा था कि नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके कुछ ही समय बाद जो है, आपको पता है क्या हुआ. 1952 में पोट्टी श्रीमलू, उन्होंने फास्ट ऑन टू डेथ किया, गांधीयन थे, उनका डेथ हो जाता है. आंध्रा स्टेट के निर्माण के बेसिस पे पूरी सरकार हिल जाती है और नेहरू जी रिलक्टेंटली एग्री कर लेते हैं एक कमीशन बनाने को, जो थी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसको फजल अली कमीशन भी कहते हैं. कई एग्जाम में पूछा गया है. डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा फजल अली कमीशन, क्योंकि इसके चेयरपर्सन थे जस्टिस फजल अली, और मेंबर भी पूछा गया है के एम पनिकर एंड एच एन कुंजरू. तो ये कमीशन जो है वो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन पे चर्चा करती है, और वो धार कमीशन के बात को पलट देती है, ये कहते हुए कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट को रिऑर्गेनाइज करना सही होगा, लॉजिकल होगा. और फिर 1956 में रिऑर्गेनाइज किया जाता है. 14 स्टेट और 6 यूटी में इंडिया को बांटा जाता है. उसके पहले जो स्टेट थी ए बी सी डी, उसको खत्म कर दिया जाता है. 23 देखिए, द 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 सील्ड द डिलिमिटेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ पार्लियामेंट एंड असेंबली कंस्टिट्यूएंसी टिल द ईयर. अब यहाँ पे इन्होंने ग्रॉसली गलत कर दिया, इसको बोलते हैं ना एकदम सीधा सीधा रॉन्ग. ये 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ना होकर 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, जिसके तहत वाजपेयी जी के टाइम में हुई थी, जिसके तहत कि पार्लियामेंट और असेंबली कंस्टिट्यूएंसी की जो डेलिमिटेशन होती है, बाउंड्री को जो रिफिक्स किया जाता है, उसको 2026 के सेंसस के बाद ही करना था. मतलब ये कहा गया था कि जो भी 2026 के बाद का पहला सेंसस होगा, उसके बेसिस पे जो है अगला डिलिमिटेशन होगा. तो ऐसा माना गया था कि 2026 के बाद जो सेंसस होगी 2031 में होगी, क्योंकि 2021 में सेंसस होनी थी. तो जो भी डिलिमिटेशन होगा 2031 के बाद होगा. लेकिन अभी ऐसा हुआ कि सरकार ने एक तरीके से 2021 के सेंसस को रोक दिया, और अब वो 2026 में कर रही है. तो इससे क्या होगी कि 5 साल पहले ही डिलिमिटेशन हो जाएगा. अब उससे जो बवाल मचेगी वो एक अलग बात है. उसका कारण भी है कि साउथ इंडिया पहले से जो है चिंतित है कि उसके कंस्टिट्यूएंसी उस रेशियो में नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन कंट्रोल किया गया है, और नॉर्थ इंडिया उसमें और आगे निकल जाएगा. अब देखिए क्या होता है. He regards political culture as a subculture that affects the whole culture. अब ये क्वेश्चन इतना वेग है कि इवन नेट पे और डिफरेंट जगह पे यदि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी पूछते हैं तो अलग अलग जो है इसके जवाब मिलते हैं. इसके चलते इसको कोई डेफिनेट इसका जवाब नहीं है. लेकिन डेनिस कावानाव मैंने पढ़ाया है, सब कल्चर पे सबसे ज़्यादा काम यदि किसी थिंकर ने किया है तो डेनिस कावानाव है. ब्रिटिश थिंकर हैं, तो इसीलिए मैं जो है डेनिस कावानाव के साथ जाऊंगा, बट फिर भी मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ. एलन बैल यहाँ पे दिखते हैं, इनकी जो बुक है मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट 71, इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा, छिपा हुआ है. सिडनी बरवा जो है सिविक कल्चर नाम की बुक के लिए जाने जाते हैं, जो अल्मंड के साथ 1963 में पब्लिश हुई थी. सार्टोरी की जो क्लासिफिकेशन है पार्टी सिस्टम की, वो मैंने अगले स्लाइड में पूरी ही दी है. यहाँ पे चलिए क्वेश्चन देखते हैं और आगे उसका और एक्सप्लेनेशन. सार्टोरी की जो पार्टी सिस्टम है उसमें कहते हैं कि प्री डोमिनेंट फीचर्स क्या हैं. पहला चलिए पढ़ते हैं, डिस्टिंक्शन बिटवीन टू पार्टी एंड मल्टी पार्टी सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ प्लूरलिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म. चलिए शायद सही है, वेग टाइप का है, क्योंकि उन्होंने वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम ऐसा डिवाइड किया था आइडियोलॉजी के बेसिस पे और आइडियोलॉजिकल सेपरेशन के बेसिस पे. टोटलिटेरियनिज्म एंड डेमोक्रेटिक पार्टी सिस्टम ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा था. तो वन होना चाहिए. राइटिस्ट लेफ्टिस्ट पार्टी भी उन्होंने नहीं कहा था, तो टू भी नहीं है. सब क्लासिफिकेशन ऑफ मेनी पार्टी सिस्टम इन वन पार्टी सिस्टम, आई डोंट नो ये क्या है, लेकिन हाँ उन्होंने सब क्लासिफिकेशन किया था मेनी पार्टी सिस्टम का मॉडरेट प्लूरलिज्म एंड पोलराइज प्लूरलिज्म में. तो 1 और 4 सही है. ये थोड़ा सा इन्होंने वेग जैसा कुछ कुछ लगा दिया, ठीक से इन्होंने फ्रेम नहीं किया, लेकिन 1 और 4 इज क्वाइट ओके. अब आइए, जो मैंने कहा था कि सार्टोरी ने जो बुक लिखा था, ये तो सुपर इंपॉर्टेंट है, कितने ही एग्जाम में इसका जिक्र आता है. पार्टी एंड पार्टी सिस्टम, पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम, ए फ्रेमवर्क फॉर एनालिसिस 1976 में जियोवेनी सार्टोरी इटली के थे. 6 आइडियल टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम, ये कोई रियल नहीं है, आइडियल टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम है.
वन पार्टी सिस्टम, हेजेमोनिक पार्टी सिस्टम जो कि वन पार्टी सिस्टम का ही एक टाइप है, टू पार्टी सिस्टम, 2.5 पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम जिसका 2 सब पार्ट किया था, मॉडरेट प्लुरलिज्म एंड पोलराइज्ड प्लुरलिज्म ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजिकल सेपरेशन, फ्रैगमेंटेड मल्टी पार्टी सिस्टम जहां हर पार्टी अपने आप में एटोमिस्टिक है, अपने आप में स्वतंत्र है और बहुत ही डिफिकल्ट होता है कोलिशन गवर्नमेंट बनाना। सार्टरी ने एक और थ्योरी दिया था कि पार्टी कितने हैं किसी पार्टी सिस्टम में ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इफेक्टिव पार्टी कितने हैं, मतलब कि जिनका चांस है कि वो गवर्नमेंट बना सके। 26 देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एजेंट फैक्टर ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन आइडेंटिफाइड बाय आलमैन एंड पावेल। आलमैन एंड पावेल ने जो है फैमिली, मास मीडिया, वर्क प्लेस, स्कूल, पीयर ग्रुप, रिलीजन, इन सबको एजेंट माना था जो किसी को भी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन देती है। मतलब कि आप पॉलिटिक्स के बारे में कैसे जानते हैं, क्या है पॉलिटिक्स, क्या है इसका अच्छा, क्या है इसका बुरा, क्या है मतलब पॉलिटिकल पार्टी, उसके रोल और कौन पार्टी की क्या आइडियोलॉजी, इसको पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कहते हैं। मतलब व्हेन यू आर इंडक्टेड इनटू द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ एनी नेशन। तो इसमें भी देखेंगे तो मास मीडिया देखेगी, वर्क प्लेस है, फैमिली है, लेकिन ट्रेड एंड बिजनेस सेंटर में इस तरह से पॉलिटिकल सोशलाइजेशन तो नहीं होता है। यहाँ सीधे आप देखें तो मीडियम लेवल का क्वेश्चन। 27 देखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 में हुई थी, इंदिरा गांधी लेके आई थी। उस समय इंदिरा गांधी अपने पीक पे लगभग पहुंच रही थी, तो इसने बहुत कुछ किया था। इसमें से देखिए क्या है, नलिफाई द इफेक्ट ऑफ गोलकनाथ केस जो 1967 में आता है। यस, इस केस में हुआ यह था कि गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया था कि एज पर आर्टिकल 13(2) कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो इन फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करता है वो नल एंड वॉइड होगा, क्योंकि उसमें ये लिखा गया था 13(2) में कि कोई भी कानून, लॉ यदि बनता है पार्लियामेंट के द्वारा और फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करता है, मतलब उसको बाधित करता है, तो वो नल एंड वॉइड होगा। और गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये इंटरप्रेट किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो भी कानून है, वो भी लॉ है एज पर आर्टिकल 13(2), और इसका परपोर्ट ये निकला कि पार्लियामेंट किसी भी फंडामेंटल राइट को अमेंड कर ही नहीं सकती है। इससे सरकार को बहुत तकलीफ हुई और 4 साल बाद जो है वो लेके आती है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जहाँ पे कि आर्टिकल 13(4) इंसर्ट किया जाता है और ये लिख दिया जाता है आर्टिकल 13 में कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। मतलब ये कह दिया जाता है कि आर्टिकल 368 के तहत जो अमेंडमेंट किया जाएगा वो कानून नहीं माना जाएगा अंडर आर्टिकल 13। तो इससे जो है नलीफाई हो जाती है गोलकनाथ केस का डिसीजन। देन आर्टिकल 368 को भी अमेंड करते हुए 368 क्लॉज 3 घुसाया गया, उसमें कहा गया नथिंग इन आर्टिकल 13, अगेन 13 पे जाते हैं, शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट मेड अंडर दिस आर्टिकल। फिर यहाँ भी दोहराया जाता है कि 368 के तहत यदि कोई अमेंडमेंट किया जाएगा तो उस पर आर्टिकल 13 जो है वो लागू ही नहीं होगा। इसके अलावा आर्टिकल 13(4) तो चलिए इंसर्ट किया ही गया, अमेंड द फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट अमेंड करना ये तो चलिए बड़ा मुश्किल है कहना, लेकिन चलिए ऑल है तो सही, मतलब एक तरीके से फंडामेंटल राइट को थोड़ी सी जो है अमेंड इस तरीके से किया गया कि फंडामेंटल राइट को चेंज किया जा सकता है अमेंडमेंट के थ्रू और उसको कोर्ट नहीं रोक सकती है। लेकिन मेरे लिए जो है बेटर आंसर 1 2 3 होता, लेकिन वैसा कोई ऑप्शन है नहीं तो 1 2 3 4। इसके अलावा एक और इसमें बहुत बड़ा चेंज किया गया था 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, जो कई एग्जाम में पूछा जाता है, और वो है कि प्रेसिडेंट के हाथ पांव बांध दिए गए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में। यदि किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को दोनों हाउस ने पास कर दिया तो प्रेसिडेंट उसको रिफ्यूज नहीं कर सकते साइन करने से, उनको साइन करना ही करना है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इसका पार्ट है 24th अमेंडमेंट का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, इसके सभी चीजों को जान लीजिए। 28 देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज सेट अप ए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन लेटर एंड स्पिरिट बाय मींस ऑफ। अब ये क्वेश्चन जो है डाउटफुल है। देखिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है, जहाँ पे कि जो स्टेट और सेंटर दोनों हाथ में हाथ मिला करके, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई विवाद नहीं है, जैसा अभी कई बार दिखता है। अभी तो जहाँ पे
एक पार्टी रूल कर रही हो सेंटर में और दूसरी पार्टी स्टेट में, तो दोनों दुश्मन के जैसे कई बार बिहेव करते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। कंपेटिटिव फेडरलिज्म नहीं, कॉन्फ्लिक्चुअल फेडरलिज्म दिखता है। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, जो कि 7 शेड्यूल और आर्टिकल 246 के तहत की गई है, बिल्कुल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है कि तुम्हारा एरिया ये है, हमारा एरिया ये है, दोनों का कॉमन एरिया है, मत लड़ो। यूनियन एक्सटेंड ग्रांट इन एड टू स्टेट, ये भी अच्छा है, यूनियन के पास में ज़्यादा फाइनेंशियल पावर है तो वो स्टेट को ग्रांट इन एड देती है, जिससे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बढ़ती है। शेयरिंग द लेवीज बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, ये भी अच्छा है, जो फाइनेंस कमीशन करता है, जो टैक्स प्रोसीड होते हैं दोनों में बांटी जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जो स्टेट में आर्टिकल 356 के तहत लगता है, उसको किसी भी तरीके से हम नहीं कर सकते कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बढ़ाता है, वो तो यूज़ किया गया एक तरह का स्टेट को सबजुगेट करने के लिए, इसलिए 1 2 3 मेरे हिसाब से बेटर ऑप्शन है। लेकिन 1 2 3 अगेन कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो आप करेंगे क्या, और आप आई डोंट नो इसमें से क्या आप चुनेंगे। सो परहैप्स देन यू मे गो फॉर ओनली वन इज करेक्ट, और इन दोनों को भी छोड़ दें कि इसका कोई नाता नहीं है, या आप चार को चुन लें, ऑल को, आई डोंट नो, इसलिए ये क्वेश्चन वेग है, बट आप जान लीजिए इसको। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म डिजायर्स फॉर, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मायने क्या होता है। अब देखिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें ऑल ऑफ द एबव है, और अधिकतर में ऑल ऑफ द एबव सही है, जो मैं हमेशा कहता हूँ। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का क्या है कि लॉ जो है वो सुप्रीम है, कोई इंटिटी नहीं, सबको कानून के अंदर आना है और एक ही लॉ सब पे लागू होगा। इसके अलावा पॉलिटिकल पावर को भी कंट्रोल करने की भी है, सुप्रीमेसी में कोई आर्बिट्रेरी जो है एक्ट नहीं कर सकता है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। डॉक्ट्राइन ऑफ अथॉरिटी ऑफ स्टेट एंड राइट्स ऑफ पीपल, इन दोनों में बैलेंस किया जाता है, फंडामेंटल राइट दी जाती है, और कानून जो है सिटीजन की रक्षा करता है गवर्नमेंट के आर्बिट्रेरीनेस या आर्बिट्रेरी पावर के से बचाने के लिए। तो ये सभी जो है ऑल ऑफ द एबव, जैसा मैंने कहा, वो ज़्यादा इसमें सही बैठता है। 30 नंबर देखिए, द बैकवर्ड क्लासेस कमीशन पॉपुलरली नोन एज मंडल कमीशन डिटरमिन द ओबीसी ऑन द बेसिस ऑफ विच सेंसस, ये हमें अच्छी तरह जानना चाहिए, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, कि अंग्रेजों के समय में 1931 में फर्स्ट एंड लास्ट टाइम कास्ट सेंसस होती है पूरे इंडिया में, और मंडल कमीशन के पास में केवल यही दस्तावेज थे, और उसी के बेसिस पे उसने जो है अपनी रिकमेंडेशन दी थी 1931 के कास्ट सेंसस। अब जो है इतनी हाई हुपाला के बाद कुछ स्टेट लाइक बिहार ने और कुछ और स्टेट ने भी कास्ट सर्वे किया है, वो सेंसस नहीं है, क्योंकि सेंसस करने का अधिकार केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को है। अब जो है बीजेपी रूल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी ये घोषणा की है कि कास्ट सेंसस की जाएगी। टू प्लेटो लॉ मीन, अब ये भी एक वेग क्वेश्चन है कि लॉ का क्या मायने है, क्या जस्टिस एंड जुडिशरी, गुड गवर्नेंस, सिविलाइजेशन, नन ऑफ द अबव। ये बहुत ही वेग है इन दोनों के बीच में। क्या गुड गवर्नेंस है लॉ, ऑफ कोर्स कानून के अनुसार यदि सरकार चले तो गुड गवर्नेंस होगी, जो उन्होंने अपने स्टेट क्राफ्ट और लॉज नाम के बुक में भी कहा था। क्या ये जस्टिस एंड जुडिशरी है लॉ, ये भी कहा जा सकता है। सो आई डोंट नो इन दोनों में क्या आप चुनेंगे, मे बी मोस्टली वी विल चूज जस्टिस एंड जुडिशरी, जो कि एक कॉमन वर्ड है। लेकिन लॉ को लेकर के प्लेटो की जो थॉट थी वो इम्पोर्टेंट है, जो रिपब्लिक में कहते हैं कि कानून की कोई ज़रूरत ही नहीं है, जो ह्यूमन कानून, जिसको पॉजिटिव लॉ कहते हैं, क्योंकि यदि फिलोसफर किंग शासन कर रहे हैं और सभी व्यक्ति जिस क्लास को बिलोंग करते हैं उस क्लास के जो धर्म है, जो उसकी ड्यूटी है, उसको सर झुका के पूरी आत्मा के प्यूरिटी से वो काम कर रहे हैं, तो ऐसे में किसी कानून की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन इस बात को वो पलटते हैं स्टेट्समैन नाम के बुक और लॉज में, जहाँ वो कहते हैं कि आइडियल स्टेट तो हो नहीं सकता, तो चलो एक ऐसी स्टेट की परिकल्पना करते हैं जो कानून पर आधारित हो। वहाँ पे कानून जस्टिस जुडिशरी को डिनोट भी कर सकता है और गुड गवर्नेंस को भी। 32 देखिए, स्टेट इज ए पॉलिटिकल कोइमोनिया विच रिप्रेजेंट फंक्शनल यूनिटी ऑफ वेरिड पार्ट। अब कोइमोनिया जो है शायद पहली बार आप सुन रहे होंगे, देखिए 8-9 साल से ये पेपर जो है मार्केट में है, लेकिन कोइमोनिया मैंने किसी एग्जाम में नहीं देखा। सो ये एक यूनिक फैक्ट है। कोइमोनिया का जो मतलब होता है, ग्रीक टर्म है, उसका मीनिंग होता है कम्युनियन, फेलोशिप और पार्टनरशिप। तो ये कहने वाले आप समझ सकते हैं कि कौन होंगे, जो हाईएस्ट कम्युनिटी वो किसको मानते थे स्टेट को। वही बाद में हेगल भी उस टाइप की बात कहते हैं। सो एरिस्टोटल का ये कथन है कि स्टेट इज ए पॉलिटिकल कोइमोनिया विच रिप्रेजेंट फंक्शनल यूनिटी ऑफ वेरिड पार्ट।
अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि एरिस्टोटल स्टेट को किस तरीके से जो है एक सेल्फ सफिशिएंट कम्युनिटी मानते हैं दैट अलाउज सिटीजन टू लिव ए वर्चुअस एंड हैप्पी लाइफ। यूडीमोनिया मतलब कि स्टेट जो है एक कोई मोनिया है जो यूडीमोनिया को लाता है। मैन आर अनग्रेटफुल, फिकल, डिसेटफुल, कॉवर्डली एंड एवेरिसियस। इस टाइप का जो वेरी वेरी निगेटिव यदि थॉट यदि आप ह्यूमन के बारे में लाएं तो कौन कहेंगे? एक ही आपको आएगा थिंकर, वो है मैकियावेली। 34 देखिए, द प्लेटो आर्बिट्रेरी स्टेट ऑफ मैनी इज। अब अगेन ये जो है इन दो में आप कंफ्यूज है यूजली करेंगे। ऑफ कोर्स वो कहते हैं कि मोबोक्रेसी है डेमोक्रेसी, आर्बिट्रेरी स्टेट ऑफ मेनी है, मतलब कुछ भी वहाँ डिसीजन हो सकता है, लेकिन ये डेमोक्रेसी होगा या एक्सट्रीम डेमोक्रेसी, आई डोंट नो दोनों का क्या डिफरेंस ये सेटर सोच रहा है। सो I may go for democracy. I don't think he has said anything like extreme democracy. आप तो और थोड़ा पढ़ लीजिएगा, but maybe go for a standard. क्योंकि यहाँ पे उनका मानना था कि बुद्धिमान नहीं बल्कि झुंड शासन करती है, और समाज में बहुत कम लोग जो हैं पढ़े लिखे होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, और अधिकतर जो हैं वो मूर्ख होते हैं, तो ये मूर्खों का शासन है। इसी टाइप का थॉट जो है एरिस्टोटल भी रखते थे, जहाँ डेमोक्रेसी को उन्होंने परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट करार दिया था। 35 देखिए, द स्टेट्समैन, अगेन वो बुक प्लेटो की जो जिसमें कि वो कानून को ले आते हैं। स्टेट्समैन किसको कहते हैं, कैसे वो चलाता है, यहाँ फिलोसफर किंग से बदल करके रूरल स्टेट्समैन बन जाता है। द स्टेट्समैन ऑफ प्लेटो इज लेस आइडियल देन रिपब्लिक, ऑफ कोर्स, क्योंकि इन स्टेटमैन प्लेटो सेटल फॉर द सॉवरेंटी ऑफ द लॉ इंस्टीड ऑफ द आइडियल स्टेट। तो ये तो बिल्कुल सही है ही, लेकिन चूंकि ऑल ऑफ द अबव है, सो इट ही फेवर डेमोक्रेसी। यस, ऐसा लगता है कि उन्होंने डेमोक्रेसी इसमें फेवर किया था, जो कानून से गवर्न होता है। कानून से गवर्न होने पे जो है उसकी आर्बिट्रेरीनेस खत्म होती है। गिव ए क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया था, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी। इच में बी लॉफुल और लॉलेस, तो ऑल ऑफ द अबव है तो यही सही होगा, इसको ही ज्यादा करना चाहिए। The act that attempted to introduce a representative and popular element in the government of India, ये कई जगह आपको पूछा जाता है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या 1909 होगा या 1892, लेकिन आई विल ऑलवेज गो विथ 1909 पॉपुलर एलिमेंट, इसलिए क्योंकि यहीं से जो है एक तरह का इलेक्शन की शुरुआत होती है। वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, लेकिन आपको सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया गया था, और एक जो नॉमिनेट करके जो आप चुनते हैं और फिर उससे इलेक्शन होती है इनडायरेक्ट वे में, वो शुरुआत 1909 से हुई थी। फ्रेंचाइज के बेसिस पे डायरेक्ट इलेक्शन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से शुरू हो जाती है। सो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 कहते हैं, उससे शुरुआत हो जाती है पॉपुलर एलिमेंट की, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की शुरुआत तो 1892 से ही होती है, लेकिन पॉपुलर एलिमेंट उसमें की खुद जो है, जो डिफरेंट संस्था हैं, जो इंटरेस्ट ग्रुप है, वो अपने नॉमिनीज को चुनते हैं थ्रू इनडायरेक्ट वोटिंग। 37 रीजन रूल्स द यूनिवर्स ऑफ माइंड एज मच एज इट रूल्स द यूनिवर्स ऑफ नेचर, मतलब रीजन ही गाइड करता है आइडियाज को भी और मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को भी। ये कहने वाले कौन हो सकते हैं एक्सेप्ट हेगल। आप जानते हैं कि जो वर्ल्ड स्पिरिट की उन्होंने कल्पना की थी, रीजन कैसे जो है वो एक तरह से रियलाइज होता है आइडियाज के थ्रू, और स्टेट कैसे उसको रियलाइज करने का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है, हेगल। यहाँ आपको कांत दिखते हैं, आप इनको एक चीज के लिए याद रखिए इस लिबरल थिंकर को, तो वो है कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। रूसो को यदि एक चीज के लिए याद रखिए तो वो है जनरल विल एंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और मिल को हार्म प्रिंसिपल। Raja Ram Mohan Roy considered the Seva marriage valid in this marriage। चलिए, मैंने पढ़ा, मुझे भी पता नहीं था कि इसमें डोरी नहीं होता है, इसीलिए इसको वो अच्छा मानते हैं। तो चलिए इसको मैं क्वेश्चन मार्क करता हूँ और रिसर्च कर लीजिए। द टेक्निक एडॉप्टेड, तो आर्य समाज जो आर्य समाज तो खैर दयानंद सरस्वती की होगी, वहाँ भी डोरी नहीं होता है। ब्रह्म समाज जो राजा राम मोहन रॉय की थी, इसका मतलब वहाँ भी डोरी को नहीं माना जाता होगा। 40 देखिए, द टेक्निक एडॉप्टेड बाय औरबिंदो घोष टू फ्री इंडिया। अब चूंकि ऑल ऑफ द अबव है तो आपको बहुत क्रिटिकली देखना होगा कि क्या कोई गलत हो भी सकता है, नहीं, इसी को ठीक कीजिए। प्रोपेगेंडा अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, लिख करके, बोल करके, नाटकों के थ्रू। प्रोपेगेंडा इन ए गुड सेंस, मतलब हमको किसी को यदि बदनाम करे तो प्रोपेगेंडा। फॉर द
फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। सेक्रेट आर्म्ड स्ट्रगल, आप लोटस एंड डैगर इस टाइप की संस्थाओं बनाते थे, बाइकॉट तो करते ही थे, स्वदेशी करते ही थे। 41 देखिए, बिलियर्ड बॉल मॉडल। बिलियर्ड बॉल मॉडल जो है रियलिस्ट जो निरूपण है स्टेट का, इसमें जो बिलियर्ड के जो बोर्ड होते हैं उसको आप समझ लीजिए कि वो इंटरनेशनल रिलेशन का एरिना है, इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम, जिसमें कि डिफरेंट बॉल जो है वो नेशन स्टेट को दर्शाते हैं। बॉल एकदम हार्ड होता है, जैसे सॉवरेंटी जो है उसको प्रोटेक्ट करती है, हार्डनेस होती है। हम उसके अंदर नहीं झांकते कि बॉल के अंदर क्या है, तो हम वहीं पे एनालाइज करते हैं, इस लेवल पे, यूनिट लेवल पे एनालाइज करते हैं, सिस्टम लेवल पे एनालाइज करते हैं। और एक दूसरे से जो बॉल टकराते हैं, जो सिचुएशन होती है बोर्ड की, वो आईआर की सिचुएशन है, और जो टकराते हैं वो इंटरेक्शन है। सो बिलियर्ड बॉल मॉडल जो है ये है कन्वेंशनल सॉवरेन नेशनल स्टेट, जिसको रियलिस्ट मॉडल आप कह सकते हैं। ये पूरा इमेज नहीं है, इंटर स्टेट गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, नॉन गवर्नमेंटल एक्टर नहीं है। इसमें बॉल क्या है, गेम क्या है, द कोलिजन क्या है, इसको पढ़ लीजिएगा। अंडर आर्टिकल 111, 111 मतलब क्या है कि कोई बिल यदि पास हो जाए तो प्रेसिडेंट उसको कैसे अप्रूव करेंगे। एसेंट of the Constitution of India, the President is bound to give his assent or declare his refusal or return the bill within the time limit of। ये क्वेश्चन अगेन इनवैलिड है, क्योंकि आर्टिकल 11 में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। देखिए मैं आर्टिकल 11 पढ़ रहा हूँ, 111 सॉरी 111। Assent to when a bill has been passed by the House of Parliament, it shall be presented to the President, and the President shall declare either that he assent to the bill, assent मतलब approve, or that he withhold assent मतलब he does not approve, therefore। ऐसा ही बस लिखा गया है, कुछ नहीं लिखा गया कि कोई टाइम लिमिट है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। इसीलिए प्रेसिडेंट ना तो ये कहेगा कि मैं इसको अप्रूव करता हूँ, ना तो ये कहेगा कि मैं इसको डिसअप्रूव करता हूं, अपने टेबल पे ही छोड़ देगा, जिसको पॉकेट वीटो कहते हैं। और ये ज्ञानी जैल सिंह ने एक बार इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एज सुन एज पॉसिबल। नो, ऐसा कुछ नहीं है, 2 वीक 3 मंथ्स कुछ नहीं है बिफोर, तो इसलिए इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। ये दूसरा बिल्कुल सीधा सीधा जो है ब्लैटेंटली जो है रॉन्ग क्वेश्चन है, जो सेटर समझ ही नहीं पाए हैं। ये इन्होंने कहाँ से ले लिया है, ये इसी आर्टिकल के जो है आगे लिखा गया है। वहां ये लिखा गया है, ओके 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 ओके, आई एम सॉरी। यहाँ पे देखिए मैं भी पढ़ने में गलती कर रहा हूँ, आई एम सॉरी सेटर, आपको मैं अननेसेसरली कोस रहा हूँ। यहाँ नहीं है, और रिटर्न द बिल विद इन द टाइम लिमिट ऑफ, ये सही है। बेसिकली इसके आगे लिखा गया है कि चलिए वो यहाँ पे तो है कि साइन कब करेंगे, इसका कोई ये नहीं है कि उसको विथहेल्ड करेंगे या अप्रूव करेंगे, लेकिन रिटर्न करने का टाइम है एज सुन एज पॉसिबल, यहाँ लिखा गया है। देखिए इसी आर्टिकल में आगे है, कुछ कुछ लिखा गया है, प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट मे एज सुन एज पॉसिबल, मतलब कि जितना जल्दी उसके, कोई टाइम लिमिट तो नहीं, एज सुन एज पॉसिबल, आफ्टर द प्रेजेंटेशन to him of a bill for assent, return the bill if it is not a money bill। मतलब मनी बिल को तो रिटर्न नहीं कर सकते, लेकिन और कोई नॉन मनी बिल हो तो रिटर्न कर देंगे हाउस को रिकंसिडरेशन के लिए। एक पार्ट है, एक्सेप्ट है, तो एज सुन एज पॉसिबल। सॉरी सेटर, मैंने आपको ऐसे कहा, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग जो अभी पॉलिटिकल एक इवेंट हुई है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, उसमें क्या हुआ कि आर्टिकल 111 के तहत तो नहीं, लेकिन आर्टिकल 201 में जो है ये लिखा गया था कि यदि स्टेट लेजिस्लेचर से कोई बिल पास होती है और प्रेसिडेंट को वो पुटअप की जाती है फॉर हिज कंसिडरेशन, तो प्रेसिडेंट कितना भी टाइम ले सकते हैं, अनंत काल तक जो है उसको टाइम ले सकते हैं, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं था। उसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी 3 मंथ्स कर दिया है, और गवर्नर के लिए 1 मंथ, आर्टिकल 200 के तहत। इस पे बवेला मचा हुआ है। और आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंट ने 14 पॉइंट का क्लैरिफिकेशन जो है सुप्रीम कोर्ट को मांगा है, जिस पर कि सुप्रीम कोर्ट हियरिंग शायद अब करेगी। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग बनेगा कि देखिए क्या होता है, ए टसल बिटवीन लेजिस्लेचर और गवर्नमेंट, बिटवीन जुडिशियरी। सो यहाँ पे होगा एज सून एज पॉसिबल, वो उनको रिटर्न कर देना है यदि उनको साइन नहीं करना है तो। लेकिन एज सुन एज पॉसिबल का क्या मीनिंग, वो तो कई कई समय तक जो है, कुछ भी समय तक वो अपने टेबल पे भी रख सकते हैं पॉकेट। 47 है, एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट assented by the president कैन नॉट बी इनवैलिडेटेड
on the ground that the necessary prior sanction was not accorded by the president under Article 255. 255 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये सब आर्टिकल तो अलग अलग है। 249 कहता है कि पार्लियामेंट जो है वो कैसे स्टेट के सब्जेक्ट में बना सकता है बिल, बना सकता है कानून, और 252 भी उसी से रिलेटेड है कि क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं जिससे कि पार्लियामेंट बना सकता है कुछ इंटरनेशनल संधि के लिए, या दो से अधिक स्टेट ये मिल के रिक्वेस्ट करें एंड ऑल ब्ला ब्ला। 255 कहता है कि देखिए ये बेसिकली क्या कहता है कि कई जो बिल प्रस्तुत होते हैं उसमें जस्ट एज ए कर्टसी, एज ए प्रोसीजर जो है वो प्रेसिडेंट या गवर्नर की पहले से अनुमति ली जाती है। तो लेकिन यदि नहीं ली जा सकी तो केवल इसी ग्राउंड पे जो है कोई लॉ को इनवैलिडेट नहीं किया जाएगा। मतलब खास करके इसका मतलब और प्रेसिडेंट और गवर्नर की पावर को और डाइल्यूट किया जाता है। तो इसको पढ़ लीजिए, और 255 का मैंने पूरा ही दे दिया है, और ये बहुत ही छिपा हुआ आर्टिकल है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखिए। यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 248, जो ये कहती है कि जो रेसिडुअल पावर होगा, जो लिस्ट 1, 2, 3 में कहीं लिखी हुई नहीं है, वो पार्लियामेंट के पास होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 48 देखिए, प्लेटोज रिपब्लिक वॉज डिस्क्राइब्ड एज ए ड्रामेटाइज्ड फिलोसफी ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब ये क्वेश्चन उस समय तो बहुत टफ रहा होगा, लेकिन ये अब इतनी जगह पूछा जा चुका है कि मुझे तो याद हो गया है। R.L. नेटलसिप ने एक बुक लिखा था, लेक्चर्स ऑन रिपब्लिक ऑफ प्लेटो, जिसमें उन्होंने कहा था, बड़ाई किया था उसमें उन्होंने, तो ये चीज़ को याद कर सकते हैं। अर्नेस्ट बर्कर जो है वो भी काफ़ी एरिस्टोटल और प्लेटो इन सब पे कमेंट्री करते हैं अपने बुक में, जो T.H. ग्रीन के शिष्य भी रहे थे। G.H. सबाइन वो हैं जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी लिखा है, सबसे जो एक तरह का अच्छी बुक या सबसे फेमस बुक मानी जाती है, जिन्होंने ये कह दिया था कि जो प्लेटो का सेकेंड बेस्ट स्टेट है वो एरिस्टोटल का बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट है। एबस्टाइन भी जो है हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट के लिए जाने जाते हैं। 49 देखिए, द थ्योरी ऑफ जस्टिस पुट फॉरवर्ड बाय ए सोफिस्ट तरास मैकुस इन प्लेटोज रिपब्लिक इज कॉल्ड। देखिए तरास मैकुस का क्या था कि जो स्ट्रांग करे, जो स्ट्रांग के इंटरेस्ट में हो, जो मजबूत के इंटरेस्ट में हो, वही जस्टिस है। मतलब अजीब टाइप का रेडिकल आप कह सकते हैं मॉरलिटी, द थ्योरी ऑफ रेडिकल मॉरलिटी, तो यही उन्होंने कहा था। मतलब इस टाइप का कोई कभी आप मानेंगे, जिसको हम लोग के यहाँ हिंदी में कहा जाता है समरथ को नहीं दोष गोसाई, मतलब जो स्ट्रांग होते हैं उनके लिए सभी कुछ न्याय है। अभी ट्रम्प जो कर रहा है वही जस्टिस है, लेकिन लोग क्या उसको मानेंगे? सो इट इज थ्योरी ऑफ रेडिकल मोरालिटी। ऑफ कोर्स वेग है, मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ। सो वो बेसिकली जो तेरास मैकुस कहते हैं दैट जस्टिस इज नथिंग बट टू द एडवांटेज ऑफ द स्ट्रॉन्गर, व्हाटएवर इज द एडवांटेज ऑफ द स्ट्रॉन्गर इज जस्टिस। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, द इसेंस ऑफ रेडिकल डेमोक्रेसी एडवोकेटेड बाय M.N. रॉय वाज। तो यहाँ पे भी थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि रेडिकल, उन्होंने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई थी, तो इसमें क्या होगा, एवरीवन शुड हैव द राइट टू वोट, ये तो होना ही चाहिए। नो प्रोफेशनल ग्रुप बी अलाउड टू एग्जिस्ट, पता नहीं ऐसा तो नहीं कह सकते, वो बैनिंग पॉलिटिकल पार्टीज, तो ये ज़्यादा सही लगता है क्योंकि M.N. रॉय जस्ट लाइक जयप्रकाश नारायण वॉज ए सपोर्टर ऑफ पार्टीलेस डेमोक्रेसी। तो पॉलिटिकल पार्टी को बिल्कुल बैन कर देंगे तो ये कितना रेडिकल हो जाएगा, तो ये ज़्यादा सही दिखता है। एनी बेसेंट ने किसको कह दिया था इंडियन मैजिनी? मैजिनी कौन थे? गैरिबाल्डी और मैजिनी, ये दोनों जो है रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट थे इटली के, जिन्होंने कि इटली के यूनिफिकेशन 1871 में हुआ था, उसके लिए काफ़ी मेहनत की थी। तो उससे प्रभावित तो गांधी जी भी थे, सावरकर भी थे, लेकिन कहा जो एनी बेसेंट ने इंडियन मैजिनी, वो ऑरबिंदो को उन्होंने कहा। यहाँ पढ़ लीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू सोशलिस्ट आइडियाज वेर क्लोज टू। अब ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है क्योंकि इसमें से सेंट सेमन, रॉबर्ट ओवेन और चार्ल्स फूरियर, ये सभी जो हैं वो यूटोपिक सोशलिस्ट हैं, एंड नेहरू जी वाज नेवर यूटोपिक सोशलिस्ट। वो बहुत प्रैग्मेटिक थे, साइंटिफिक सोशलिज्म अपनाया था उन्होंने, फेबियन सोशलिज्म अपनाया था। तो यहाँ पे जो वैगनर एंड स्कॉर्नलर, वैगनर एंड स्कॉमलर, ओके, तो इनसे जो है ज़्यादा आई थिंक इन्होंने जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का जो
एक थॉट दिया था, ये जर्मन हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए जाने जाते हैं, तो पढ़ लीजिएगा, मुझे लगता है यही है, बट मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, ये तीनों तो नहीं हो सकता है यूटोपिक सोशलिस्ट। रेडिकल ह्यूमनिज्म ऑफ एम एन रॉय, एम एन रॉय से देखिए कितने ज्यादा क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, रेडिकल डेमोक्रेसी, रेडिकल ह्यूमनिज्म, इन्होंने न्यू ह्यूमनिज्म भी कहा था इसको। रेडिकल ह्यूमनिज्म में एक मनुष्य को क्या माना जाएगा, इरेशनल कभी नहीं, सोशल, सेल्फलेस नहीं, फ्रीडम लविंग एलिमेंट, मतलब ये फ्रीडम वाज द एसेंस ऑफ रेडिकल ह्यूमनिज्म। बांडुंग कॉन्फ्रेंस वी ऑल नो, ये प्रीकर्सर था बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, फर्स्ट नाम समिट, जिसमें कि 29 एफ्रो एशियन जो नए नए आज़ाद हुए थे कंट्री सभी मिलते हैं बांडुंग इंडोनेशिया में और चर्चा करते हैं। सो ऑल ऑफ द एबव है तो बिल्कुल जो है ऑल ऑफ द एबव ही होगा। कॉलोनियलिज्म इन ऑल इट्स बेनिफिस्टेशन को ये इविल करार देते हैं। एफ्रो एशियन नेशन एक हो जाओ पंचशील को अपनाते हैं जो इंडिया, चाइना, बर्मा ने साइन किया था। 56 देखिए, ऑल इश्यूज रिलेटिंग टू द यूज ऑफ सी वेयर फाइनली कोडिफाइड बाय द 11th यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन लॉ ऑफ सी, जिसको यूएन क्लोज कहते हैं, बहुत फेमस है। तो यूएन क्लोज कब हुआ था, तो यहाँ पे ये तो मुझे याद तो ये सब रहता नहीं है, आप लोग भी याद करते होंगे तो भूल जाते होंगे, मैं भी भूलता हूँ। तो दिसंबर 1982, लेकिन चलिए एक बार के लिए याद कर लीजिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि यूएन क्लोज है क्या, जो सी ऑफ लॉ जो है, जो कैसे आपकी वेसल जाएगी, कितने वाटर से गुजर सकता है, आपके टेरिटोरियल वाटर में जो 12 नॉटिकल माइल तक होती है, किस टाइप के सी गुजर सकते हैं, किस टाइप के नहीं गुजर सकते हैं, सारे जो कानून हैं, जो कोस्ट गार्ड कैसे गार्ड करेंगे, उनकी क्या राइट्स होते हैं, ये सभी जो टेरिटोरियल वाटर से आगे बढ़ के जो स्पेशल या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो EEZ कहते हैं, वो कितने नॉटिकल माइल तक होता है, ये सारी चीजें यूएन क्लोज से निर्धारित होती है। जवाहरलाल नेहरू बिलीव्स इन यूटोपियन सोशलिज्म, अभी मैंने देखा नो, नॉट एट ऑल। लिबरल सोशलिज्म यस, मेटेरियलिस्टिक सोशलिज्म नो, एग्रेरियन सोशलिज्म, लिबरल सोशलिज्म, इसको फैबियन सोशलिज्म कह सकते हैं। टू एरिस्टोटल रिवॉल्यूशन का मायने क्या है, ऑल ऑफ द अबव है, तो क्रिटिकली चलिए देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का बदलना उनके लिए तो सीधा सीधा जो है रिवॉल्यूशन था, लेकिन यदि रूलिंग ऑथोरिटी बदल जाए तब भी एक तरह का रिवॉल्यूशन है, और इसको उन्होंने पार्शियल रिवॉल्यूशन कहा था कि पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन जो है वो बदल जाए लेकिन ओवरऑल स्टेट का जो गवर्नमेंट है वो ना बदले, तो ये भी पार्शियल रिवॉल्यूशन है। ऑल ऑफ द कॉन्जील्ड लेबर, अब कॉन्जील्ड लेबर जो है एक टफ वर्ड है। कॉन्जील्ड का मतलब होता है जो कि जम गया है, मतलब वो लेबर जिसका कि कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया, फंस गया है, जम गया है, मतलब वो एक तरह से फ्लो नहीं कर रहा है। सो कॉन्जिल्ड इकोनॉमी में फ्लो नहीं कर रहा है। कॉन्जिल्ड लेबर इन द मार्क्सियन थ्योरी ऑफ वैल्यू, जो सरप्लस लेबर थ्योरी से लिया गया है, वो लेबर का पार्ट है जो लेबर को पे नहीं होता है। वो बेसिकली क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ द कमोडिटी जिसमें कि लेबर जाता है और जो वेज लेबर को मिलता है उसका डिफरेंस है। इसको यहाँ पे तो पूरा पढ़ ही लीजिए, मैंने अपने गाइड से ही दिया है, लेकिन एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ कॉन्जिल्ड लेबर। जैसे मान लीजिए कि मैंने जो है एक कारपेंटर को बुलाया, उसको 500 रुपीज़ दिया लेबर के रूप में, जो उसका वेज है, जो उसका लेबर एज ए कमोडिटी मैंने खरीदा मार्केट से 500 रुपये में। अब मैंने उसको जो है 2000 रुपये का रॉ मटेरियल दिया, लकड़ी दिया, गोंद दिया, कील दिया, ये सब दिया कि तुम लकड़ी, तुम जो है कुर्सी बना दो। उसने 8 घंटे ड्यूटी की और एक कुर्सी बनाया, और उस कुर्सी को मैंने जो है 5000 रुपये में मार्केट में बेच दिया। अब मेरा खर्चा कितना हुआ, 2000 रुपये का मटेरियल, 500 रुपये लेबर, मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, 2500 रुपये। ये 2500 रुपये जो रॉ मटेरियल 2000 का लाए और वो बदल गया 5000 में, कहाँ से 5000 बदला, मार्क्स कहते हैं कि ये 2000 से 5000 में उसका लेबर छिपा हुआ है। मजदूर ने जो अपने मेहनत से उस लकड़ी के टुकड़े, कील और फेविकोल को बदल दिया कुर्सी में, वही लेबर था। आपने उसको केवल 500 रुपये दे के टरका दिया, तो बाकी जो 2500 रुपये जो है वो आपने खा लिया, वो सरप्लस लेबर है, दैट इज कॉन्जील्ड लेबर। 60 देखिए, दिल्ली agreement between government of India and JNK of 1952 was made applicable through the, ये तो चलिए ठीक है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ये एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से जो है 1954 में ये जो है एप्लीकेबल हुआ था। अब और पढ़ लीजिएगा, मैं इसमें ज़्यादा अभी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम कि
कैसे जो है कश्मीर का शासन होगा अंडर आर्टिकल 370। थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है वो थे WC बैनर्जी। सेकंड प्रेसिडेंट मुझे लगता है दादा भाई नौरोजी थे, और थर्ड प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे बदरुद्दीन तैयब जी? थोड़ा यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। फिरोज शाह मेहता भी जो है, ये भी इनके नाम से दिल्ली में रोड भी है, ये भी जो है प्रेसिडेंट बने थे। पर्पस ऑफ ट्रूमैन डॉक्ट्राइन 1947 क्या था, जिसको कंटेनमेंट थ्योरी कहते हैं? बेसिकली था कि कम्युनिस्ट एक्सपेंशन को कैसे दुनिया में रोकना, लेकिन इसकी शुरुआत होती है दो यूरोपियन कंट्री में रोकने से, वो था ग्रीस और टर्की, क्योंकि उस समय में लगता था कि ये दोनों कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस से इतने ग्रसित हैं कि जल्द ही ये कम्युनिस्ट स्टेट बन जाएंगे, तो उनको प्रोटेक्ट करना जो है ट्रूमैन डॉक्ट्राइन का फर्स्ट मकसद था। ये सब जो है यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव जो है शायद सही नहीं है, मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ कि प्रोवाइड इकोनॉमिक असिस्टेंस टू यूरोपियन कंट्रीज फॉर रिकंस्ट्रक्शन, ये मार्शल प्लान के तहत दिया गया था, ये इसके तहत नहीं था, और वो कंटेनमेंट पॉलिसी का पार्ट था ये कहना, चलिए कहा भी जा सकता है। यूएस फोर्सेस को जर्मनी में भेजना कि सोवियत इन्वेशन से प्रोटेक्ट करें, तो मुझे लगता है कि इसको काट के मैं, मुझे लगता है ऑल ऑफ द एबव भी बेटर है, क्योंकि ऑल ऑफ द एबव और ये सब भी किसी न किसी तरह तो कम्युनिस्ट से बचाने की कवायद तो दुनिया को थी। चीफ एक्सपोनेंट ऑफ डिटेंट कौन थे? ये बिल्कुल तीसरा क्वेश्चन है जो सीधा सीधा गलत है, या दूसरा क्वेश्चन कह लीजिए, क्योंकि डिटेंट में इन सब में से कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है, और इसके चीफ जो प्रोपोनेंट थे वो थे रिचर्ड निक्सन, हेनरी किसिंजर उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और लियोनिद ब्रेजनेव। इन लोगों ने मिलकर 1969 से लेकर लगभग 1979 तक वो पीरियड लाया जिसमें कि काफी रिलेशन यूएसएसआर और यूएसए के बीच में नरम पड़े थे। 64 देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन इज कंसर्न विद द फैक्टर्स एंड एक्टिविटीज विच अफेक्ट द एक्सटर्नल पॉलिसीज एंड पावर ऑफ द बेसिक यूनिट्स इनटू विच द वर्ल्ड इज डिवाइडेड। अब ये किसने कहा था, ये इतना डिफिकल्ट बन जाता है, बस आप जान लीजिए, इससे ये मत याद कीजिए कि ये पामल एंड पर्किन ने कहा था, आपको कोई फायदा नहीं, वो कभी आने नहीं जा रहा है। याद ये कीजिए कि ये पामल एंड पर्किन की जो बुक है, यदि ये कहीं पे आपको मैचिंग में आ जाए, जो आ सकती है, इंटरनेशनल रिलेशन द वर्ल्ड कम्युनिटी इन ट्रांजिशन 1954, तो आपको फायदा हुआ इस क्वेश्चन को देखने का। स्टैनली हॉफमैन जो हैं वो एक लिबरल थिंकर हैं, ये जानना जरूरी है, और इनकी जो बुक है द स्टेट ऑफ वॉर एसे ऑन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1965, ये दो आप नॉलेज लेकर के जाइए। 65 न्यू रियलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशन स्टार्टेड विद द राइटिंग ऑफ केनेथ वॉल्ज। ये सुपर इजी क्वेश्चन, लड्डू क्वेश्चन है, और वो बुक जिससे शुरुआत होती है न्यू रियलिज्म या स्ट्रक्चरल रियलिज्म की, वो है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979। इसके अलावा यहाँ पे जो है NJ स्पाइकमैन दिखते हैं, तो मैंने इनके बारे में काफ़ी कुछ लिख दिया है, इसलिए क्योंकि ये इधर काफ़ी बार पूछे गए हैं, और चूंकि आप स्पाइकमैन की रिमलेंट थ्योरी यहाँ पढ़ेंगे, आप इसको पढ़ के ही आगे बढ़िएगा, तो क्यों ना आप जो मैकिंडर की जो हर्टलैंड थ्योरी है उसको भी पढ़ लीजिए। तो मैकिंडर की हर्टलैंड थ्योरी, स्पाइकमैन की रिमलेंट थ्योरी एंड एयर सुप्रीमेसी थ्योरी, वो नाम मैं भूल रहा हूँ उनका, ये सब, एंड सी पावर सुप्रीमेसी, ये सब को जरूर पढ़ लीजिए, किस किस थिंकर ने कहा है ये सब और क्या कहा है, और निकोलस स्पाइकमैन ने कैसे काटा हर्टलैंड थ्योरी को, और उससे इंटरनेशनल रिलेशन में, फॉरेन पॉलिसी डिसीजन में यूएस का क्या पड़ा। यूएस ने जो अलायंस बनाया था यूरेशिया के पेरिफेरी से, वो रिमलैंड थ्योरी से गाइडेड था। द ऑथर ऑफ द फेमस बुक मैन द स्टेट एंड द वॉर, अगेन केनेथ वॉल्ज हैं। लेकिन इसमें एक दो और इंफॉर्मेशन जानिए, ये कि दिस इज द बुक जिसमें केनेथ वॉल्ज ने लेवल ऑफ एनालिसिस जो थ्योरी है इंटरनेशनल रिलेशन का, वो प्रोपाउंड किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें 3 लेवल पे हम IR को समझ सकते हैं, लेवल ऑफ एनालिसिस। फर्स्ट इज द व्यक्तिगत लेवल पे, जैसे अभी ट्रंप और पुतिन एज ए इंडिविजुअल, यदि उनके साइक, उनका जो हिस्ट्री है, उनके जो थॉट है, उसके थ्रू समझने की कोशिश करें इंटरनेशनल रिलेशन को, या नेशन स्टेट के लेवल पे कि यूएसए क्या सोचता है, रसिया, या हम जो है सिस्टम लेवल पे, मतलब जो इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम है उसके लेवल पे भी हम समझ सकते हैं
कि अभी कैसा वर्ल्ड दिखता है, जैसे यूनिपोलर वर्ल्ड है या बाइपोलर है, लाइक दैट लेवल ऑफ एनालिसिस। यहाँ पे रॉबर्ट टकर दिखते हैं, तो रॉबर्ट टकर एक रियलिस्ट थिंकर आईआर के थे। इनकी जो बुक है इसको थोड़ा देख लीजिए, द जस्ट वॉर ए स्टडी इन कंपेरेटिव कॉन्टेम्प्रेरी अमेरिकन डॉक्ट्राइन, शायद कहीं मैचिंग में हेल्प हो जाए। और यहाँ KW थॉमसन दिखते हैं, ये भी एक क्लासिकल रियलिस्ट थिंकर रहे हैं। मॉर्गेनथाउ के थॉट को उन्होंने आगे बढ़ाया। इनकी बुक है द पॉलिटिकल रियलिज्म एंड द क्राइसिस ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स 1953। 67 है चीफ एक्सपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म और रियलिस्ट अप्रोच इन इंटरनेशनल रिलेशन एज। इसमें से कौन, इसका मतलब तीन जो हैं वो होंगे, ऑल ऑफ द अबव, इसका मतलब सभी हैं। मॉर्गेनथाउ तो फादर ही हैं, जॉर्ज एफ किनन जो जाने जाते हैं कंटेनमेंट पॉलिसी के चीफ आर्किटेक्ट के रूप में, ये एक्स आर्टिकल नाम से लिखते थे, लॉन्ग टेलीग्राम भेजते थे। EH कार जो जाने जाते हैं 20 ईयर क्राइसिस के लिए, तो ऑल ऑफ द एबव, इजी क्वेश्चन। 68 देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ 4 पिलर स्टेट, चौखंबा राज्य किसने दिया था? ये सभी जानते हैं, राम मनोहर लोहिया। यहाँ मैंने अपने ही जो है लेक्चर से दिया है इसको, और आप आगे पढ़ सकते हैं। 69 देखिए, सोशल डेमोक्रेसी शुड प्रोसीड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, मतलब उसके पहले आना चाहिए। सोशल डेमोक्रेसी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के पहले आना चाहिए, और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी रेस्ट ऑन द सोशल डेमोक्रेसी। इस टाइप के कहने वाले, मैं बिना रिसर्च के इसको कह रहा हूँ, जो मेरी समझ है कि इस तरह कहने वाले डेफिनेटली अंबेडकर ही हो। 70 देखिए, इंडिया वॉज गवर्न फ्रॉम 1947 टू 1950, जब तक कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से लागू नहीं हुआ। तो ये थोड़ा वेग आपको लग सकता है, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 जिससे हमें आज़ादी मिली, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? बेसिकली ये जो है 1935 की एक्ट को थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने, और उसी से हमारा कानून चलता रहा तब तक जब तक कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं हुआ। इसलिए सही आंसर है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एज मॉडिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। 71 देखिए, अकॉर्डिंग टू गांधी जी 3 लेवल ऑफ नॉन वायलेंस, तो इन्होंने कहा था नॉन वायलेंस of a coward, which is much below kind of non-violence than non-violence of a powerful and brave। वो असली नॉन वायलेंस है जिसके पास, मतलब क्षमा सौंपती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, मतलब वो सांप या वो व्यक्ति जिसके पास विष है, जो आपको डस सकता है, यदि वो आपको क्षमा करता है, नॉन वायलेंस, तो उसकी महानता है। जो कमजोर है उसका नॉन वायलेंस तो कुछ नहीं है। सो ये दोनों तो होगा ही। तो 1 और 4 यदि देखें तो केवल एक ही में 1 और 4 है, और किसी में है ही नहीं, इसीलिए 1, 3, 4, इसका मतलब 3 सही हो जाएगा, 2 गलत हो जाएगा, देख लीजिएगा। द जेनेसिस ऑफ नॉन अलाइनमेंट कैन बी ट्रेस टू दिस कॉन्फ्रेंस। अगेन फिर लौट के वहीं आ जाते हैं, बांडुंग कॉन्फ्रेंस पे, वो उसकी प्रीकर्सर मानी जाती है। अब यहाँ पे आपको पोस्टडैम कॉन्फ्रेंस दिखते हैं, तो पोस्टडैम कॉन्फ्रेंस जो है ये लास्ट कॉन्फ्रेंस था वर्ल्ड वॉर 2 कॉन्फ्रेंसेज में। जैसे हुआ था पहले कसाब्लंका कॉन्फ्रेंस, तेहरान कॉन्फ्रेंस 43 में, याल्टा 45 में, इन तीनों को थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ये जो पोस्टडैम कॉन्फ्रेंस था, इसमें यूके के चर्चिल और बाद में एटली, और यूएसएसआर के स्टालिन और यूएसए के ट्रूमैन ने भाग लिया था। 73 देखिए, द चेयरमैन ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन टू रीड्रॉ द बाउंड्रीज ऑफ द असेंबली। ये दूसरा क्वेश्चन है डिलिमिटेशन पे। आपने देखा कि 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 2026 के सेंसस तक के लिए इसको अभी बंद किया गया है। जो लास्ट डिलिमिटेशन हुआ था 2002 में वाजपेयी जी के टाइम में, उसके चेयरपर्सन थे जस्टिस कुलदीप सिंह। तो यहाँ पे जरा सा और अच्छे से पढ़ लीजिए आर्टिकल 82 और 170 जो कि रिलेटेड है डिलिमिटेशन से, और 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी। और अब तक 5 डिलिमिटेशन कमीशन हुए हैं, 52, 62, 72। तो यहाँ देख सकते हैं हर 10-10 साल पे होता था, बाद में काफ़ी उसमें डिले हो गई, अब तो लगभग बंद है। SALT II agreement 1979 signed between US and USSR did not materialize due to। अब ये एक गलत क्वेश्चन है, क्योंकि ये मेटरलाइज नहीं किया था, इसमें से कोई भी सही नहीं है। ये इसलिए मेटरलाइज नहीं किया था कि 1979 में ही ये साइन हुआ, और उसी साल जो है यूएसएसआर ने टैंक भेज करके अटैक कर दिया अफगानिस्तान को। एक तरह से पपेट गवर्नमेंट उसने चलाया अगले 10 सालों तक। इससे नाराज होकर के यूएस के सीनेट ने जो है वो रेटिफाई करने से मना कर दिया। इन सबको पढ़ लीजिएगा, इसमें से कोई कारण बनता है नहीं। 75 देखिए, द थ्योरिस्ट्स थिंकर हु डू नॉट व्यू इंटरनेशनल लॉ एज ए लॉ इन द ट्रू लीगल सेंस, क्योंकि यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव है।
तो आपको इसके साथ जाना चाहिए। इसका मतलब हॉब्स, जॉन ऑस्टिन जो एक लीगल पॉजिटिविस्ट हैं, ये भी लीगल पॉजिटिविस्ट हैं। लीगल पॉजिटिविस्ट उसको कहते हैं जो ये कहते हैं कि मोरलिटी या एवरीथिंग विच इज जस्टिफाइड इमर्जेस फ्रॉम द लॉ। लॉ के बाहर कुछ नहीं है, जो कानून में है, कानून के सम्मत है, वही सही है, वही जस्ट है। सैमुअल वॉन पोफेनडार्फ जो है वो भी होंगे ही, यदि ये दोनों हैं तो ऑल ऑफ द एबव। In the study of public international law, just gentium किसको कहते हैं? अब ये सब तो मतलब थोड़ा बहुत लॉ में जो लैटिन के वर्ड को जानना चाहिए। जस्ट जेंटियम का मतलब होता है लॉ ऑफ द नेशन। इसको थोड़ी बहुत और नेट पे जाके पढ़ सकते हैं या चैट जीपीटी पे, लेकिन जस्ट जेंटियम का मायने जो होती है जनरली ये है लॉ ऑफ द नेशन, लॉ ऑफ द पीपल, मतलब एक तरह का कॉमन लॉ, पूरे नेशन का लॉ, नॉट प्राइवेट लॉ। 77 देखिए, द कन्वेंशन दैट डिसाइडेड द क्राइटेरिया ऑफ स्टेट इन इंटरनेशनल कम्युनिटी। ये तो मैंने कितनी बार कहा है, मॉन्टेविडियो कन्वेंशन 1933 ने जो है स्टेट किसको कहेंगे इसका क्राइटेरिया को फिक्स किया। इन्होंने कहा कि 4 जो है स्टेट के कंपोनेंट यदि हैं तो वो स्टेट है। एक परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए, एक डिफाइंड टेरिटरी होना चाहिए, एक फंक्शनिंग गवर्नमेंट होना चाहिए और कैपेसिटी होनी चाहिए इंटर इनटू डिप्लोमेटिक रिलेशन विथ अदर स्टेट। दैट्स ऑल। ये 4 होने पे जो है स्टेट हो जाएगा। ध्यान रखिए कि दूसरी कंट्री आपको स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइज करे ना करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तालिबान स्टेट जो है वो स्टेट है क्योंकि उसके पास में ये चारों चीजें हैं, जबकि उसके रिकॉग्निशन केवल कुछ ही 2-4 स्टेट नहीं दी है। फिलिस्तीन जो स्टेट है वो स्टेट नहीं कहा सकता क्योंकि उसके पास एक परमानेंट पॉपुलेशन तो है, लेकिन कोई डिफाइंड टेरिटरी बेचारे के पास भी नहीं है, वो कभी शिफ्ट होते रहती है। कोई गवर्नमेंट भी ऐसा नहीं है जो इफेक्टिव, और कैपेसिटी जो दूसरे के साथ में इंटर करने की तो बिल्कुल नहीं है। प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ किसको कहते हैं? अभी हमने देखा लॉ ऑफ द नेशन। ये प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ वो लॉ है जो कि किसी कंट्री में जो कॉन्ट्रैक्ट की लॉ होती है, 2 आदमियों के बीच की लॉ होती है, कॉमर्शियल लॉ होती है, उसको दर्शाते हैं। सो इट रिजॉल्व्स कन्फ्लिक्ट अमॉन्ग द नेशंस, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे कोई लॉ है और फिर अमेरिका में है, तो कैसे जो है ये प्राइवेट लॉ नेशनल लॉ से जो है वो रिकनसाइल होगा? तो ये तो होगा ही। कंसिस्ट ऑफ मॉडल लॉ, नेशनल लॉ डॉक्यूमेंट शायद है या नहीं। बैलेंसेस द एक्टिविटी ऑफ द सॉवरेन स्टेट एंड प्राइवेट सेक्टर, ये तो बिल्कुल ही होगा। तो क्या ऑल ऑफ द अबव कहा जा सकता है? क्योंकि 2 इसमें से सही लगता है, तो इन दैट केस 4 इज करेक्ट हो जाएगा, और नहीं तो फिर जो है ये 1 और 3 होगा। चेक कर लीजिएगा, मैं भी इसमें सुपर कंफ्यूज हूँ, और थोड़ा पढ़ लीजिए। 79 देखिए, एज पर द कैनन शॉर्ट रूल, ये बहुत मजेदार है। कैनन शॉर्ट रूल, the sovereignty of a state on territorial water extend up to what distance? बेसिकली उस समय की बात थी, बहुत पुराने समय की कैनन शॉर्ट रूल 17th सेंचुरी में, जहाँ पे कि जो तोप से जो गोला जा रहा है वो जितनी दूर तक पानी में जाएगा उसके आगे क्या आपका कोई टेरिटोरियल होना ही नहीं चाहिए। तो वो जो है केवल 3 नॉटिकल माइल तक जो है जाता था, इसलिए 3 नॉटिकल माइल तक ही जो है कैनन शॉर्ट रूल के अनुसार हमारी टेरिटोरियल वाटर में सॉवरेंटी होती थी। बाद में जब यूएन क्लोज बना, अभी हम लोगों ने यूएन क्लोज के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, तो उसको बढ़ा करके 12 नॉटिकल माइल किया गया है। यहाँ पे EEZ जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है 200 नॉटिकल माइल तक किया गया है। ध्यान रखिएगा, जहां तक कि कोई स्टेट जो है एक्सक्लूसिवली समुद्र के इकोनॉमिक रिसोर्स का दोहन कर सकता है। 80 देखिए, इन इंटरनेशनल लॉ रेबस सिक स्टैंटिबल इम्प्लाइज दैट। अब इस टाइप के जो फ्रेज होते हैं जैसे रेबस सिक स्टैंटिबल, हमको जानना चाहिए। ऐसे कई जो हैं जो फ्रेज है, मैंने अपने गाइड में भी दिया हुआ है। इसका मायने होता है कि थिंग्स स्टैंडिंग दस, और एज लॉन्ग एज थिंग्स रिमेन द सेम। मतलब कि इसमें यह है, जैसे देखिए, द ट्रीटी इज नॉट बाइंडिंग एज द सर्कमस्टांसेस हैव चेंज सब्सटेंशियली। मतलब ट्रीटी तब तक बाइंडिंग होगी जब तक कि स्थिति जो है यथास्थिति मेंटेन की जाए, स्टेटस को मेंटेन किया जाए। रेबस सिक स्टैंटिबल, जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल जेलेंस्की कह सकते हैं, यदि कहने की हालत में हो तो, इनके पास कार्ड हो तो, कि भाई कोई ट्रीटी नहीं होगी रसिया के साथ, क्योंकि इन्होंने सिचुएशन ही ग्राउंड पे बदल दिया, इन्होंने हथियार लिया हमारे। जब तक कि वो उसको यथास्थिति में नहीं लाएंगे कोई ट्रीटी नहीं होगी। 81 देखिए, द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन इज अपॉइंटेड बाय। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे लंबा लाइन सबसे सही। मतलब जनरल असेंबली थ्रू सिंपल मेजोरिटी जो है
वो अप्रूव करती है, लेकिन ओनली आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, तभी जो सेक्रेटरी जनरल बनते हैं। मैरीटाइम जोन, अब यहाँ पे जो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे ट्रैगवे, जो नॉर्वे के थे, याद कर लीजिए, अभी यूजीसी ने पूछा गया वो किस स्टेट के, किस कंट्री के थे, और अभी के जो है पोर्तुगल के हैं, एंटोनियो गुटरेस, ये भी याद कर लीजिए। मैरीटाइम जोन्स एक्ट ऑफ इंडिया 1967 एक्सटेंड इट्स टेरिटोरियल वाटर अप टू, तो इंडिया का टेरिटोरियल वाटर वही है जो यूएन क्लोज कहता है, इंडिया उसको मानता है 12 नॉटिकल माइल तक। तो ये पता नहीं फिर से क्यों पूछ दिया, यूएन क्लोज के अनुसार। 83 देखिए, इनोसेंट पैसेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ क्या होता है। यूएन क्लोज के अनुसार यदि कोई कॉमर्शियल शिप आपके टेरिटोरियल वाटर 12 नॉटिकल माइल के बगल से गुजर रहा है बिना कुछ आपको परेशान किए, बेचारा अपना जा रहा है, तो उसको पैसेज देना है, आपको उसको मारना पीटना नहीं है। इसको इनोसेंट पैसेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। सो द शिप्स ऑफ अदर कंट्रीज में पास फ्रॉम द टेरिटोरियल वाटर ऑफ द सॉवरेन कंट्री, यही सही है। 84 देखिए, द मेन एक्सपोनेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल कल्चर कौन है। ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन बहुत आसान है, रॉबर्ट डहल, जिन्होंने सिविक कल्चर 1963 में सिडनी वर्बा के साथ लिखा, और पहली बार उन्होंने जो है इंपेरिकल स्टडी किया पॉलिटिकल कल्चर का, और पॉलिटिकल कल्चर होता क्या है इस पे काफी सारे एक्सप्लेनेशन दिए। यूएन जनरल असेंबली इलेक्ट्स 1 प्रेसिडेंट एनुअली एंड वाइस प्रेसिडेंट नंबरिंग, ये भी जो है गलत है, क्योंकि एक्चुअल में हर सेशन के लिए, अभी सितंबर में होता है, सितंबर के लिए एक प्रेसिडेंट चुना गया, उसका नाम देख लीजिए, मैंने अभी आपको बताया किसी में, जर्मन एक लेडी है, और 21 वाइस प्रेसिडेंट चुनते हैं, इसमें से कोई भी 21 नहीं है, डोंट नो क्या इन्होंने किया है। तो 21 वाइस प्रेसिडेंट और एक प्रेसिडेंट, 22। अब 22 यदि इसको इन्होंने समझाया तो आई डोंट। 86 देखिए, द स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल चेंज एक्सपाउंडेड बाय अल्मंड। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच बेसिकली सिस्टम अप्रोच जो डेविड ईस्टन की है उसको आगे बढ़ाती है, उसमें फंक्शनलिज्म को लेकर के आती है। ये है सिस्टम जो कि डिफरेंट कंपोनेंट से बनता है, जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जो होल होता है, जो पार्ट से डिस्टिंक्ट होता है। ये इनपुट एनवायरनमेंट से लेते हैं, प्रोसेस करते हैं, आउटपुट और फीडबैक लूप भी होती है। इसके अंदर में जो है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म घुसता है, और ये कहता है कि सिस्टम के अंदर में बहुत सारे सोशल स्ट्रक्चर होते हैं। सोशल स्ट्रक्चर जो है पैटर्न सोशल रिलेशन या सोशल बिहेवियर को कहते हैं, उसको ऑर्गेनाइजेशन भी एक कॉमन पार्लेंस में कहा जाता है, और वो डिफरेंट डिस्टिंक्ट फंक्शन करते हैं, इसीलिए वो सिस्टम के अंदर होते हैं। अब देखिए, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच जिसके कि मेन प्रोपोनेंट जो है अल्मंड हैं, जो कि लेते हैं बेसिकली टैलकट पार्सन, जो कि सोशियोलॉजिस्ट हैं, उसके फंक्शनलिज्म से ये जो है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म लेकर के आते हैं। लेकिन इसका जो मेन, जो इसमें से बातें हैं, देखिए, पॉलिटिकल सिस्टम एंड इट्स एनवायरनमेंट की ये बात करते हैं, सही है। पॉलिटिकल चेंज एज ए बैलेंस, आई डोंट थिंक ऐसा इन्होंने कुछ कहा है। कैपेबिलिटीज ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम विच रिप्रेजेंटेड बाय इट्स कैपेबिलिटी ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दे परफॉर्म। चैलेंजेस टू द पॉलिटिकल सिस्टम बहुत है कि कैसे अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करें, कैसे स्ट्रक्चर जो फंक्शन जो से एक्सपेक्टेड है उसको करने के लिए कैपेबल हो, ये सारी चीजें इसकी चैलेंजेज हैं। तो 1, 3, 4 सही है। सिस्टम अप्रोच जो है एक डायनेमिक प्रोसेस ऑफ ए सिस्टम एडाप्टेशन टू इनपुट्स एंड चैलेंजेस फ्रॉम द एनवायरनमेंट है, ना कि पॉलिटिकल चेंज एज ए बैलेंस। 87 देखिए, entry 60 of the state list authorizes the state to levy a fee for profession, trade, calling of employment from any one person shall not exceed per annum sum of rupees। अब ये तो मैंने कोई रिसर्च नहीं किया, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, लेकिन अब तो इसका कोई इतना कम अमाउंट है तो बहुत पुराने जमाने के, लेकिन इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। इंट्री 60, इसका मतलब क्या है, इंट्री 60 ऑफ द स्टेट लिस्ट। तो अब इसके थ्रू ये याद रखिए कि 3 लिस्ट जो है आर्टिकल 246 और 7th शेड्यूल में बेसिकली है। ये तो केवल ये कहता है कि 3 लिस्ट होगा, 7th शेड्यूल उस 3 लिस्ट को बांटती है, न्यूमरेट करती है। जो लिस्ट 1 है वो यूनियन लिस्ट है, उसमें अभी 100 एंट्री है, मतलब 100 सब्जेक्ट हैं जिसपे कि पार्लियामेंट एक्ट बना सकती है। लिस्ट 2 में जो है 61 एंट्री हैं जिसपे कि स्टेट एक्ट बना सकती है, और लिस्ट 3 में जो है कंकरेंट लिस्ट में 52 एंट्री है जिसपे कि दोनों एक्ट बना सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट की प्रिवेल करेगी। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि जब कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत हुई थी तो इसमें केवल 97 एंट्री थी, इसमें 66 थी, और यहाँ पे 47 था। देखिए कैसे चेंज होता है, यूनियन लिस्ट बढ़ करके 100 हो गया, इसमें से 5 जो है कट करके जो है वो कंकरेंट लिस्ट में आ जाते हैं, एजुकेशन, फॉरेस्ट एंड ऑल। तो इससे ये दिखता है कि आज़ादी के 79 साल में
सेंटर जो है और ज़्यादा मजबूत हुआ है स्टेट के कंपैरिजन में। 88 देखिए, 14th फाइनेंस कमीशन डिवाइडेड ग्रांट्स टू स्टेट इनटू ग्राम पंचायत एंड म्यूनिसिपल बॉडीज इन द फॉर्मेट ऑफ, ये मैंने तो रिसर्च नहीं किया, इसका कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि 14th फाइनेंस कमीशन तो कब का चला गया, 15th भी खत्म हो गई, अब है 16th फाइनेंस कमीशन जिसके कि चेयरपर्सन है अरविंद पानीग्राह। याद कर लीजिए 15th फाइनेंस कमीशन के मिस्टर NK सिंह थे, उसने भी रिकमेंडेशन दे दी है। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है जो ये है कि 14th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था स्टेट का जो शेयर है टोटल जो टैक्स प्रोसीड है, जितना टैक्स जमा होता है यूनियन स्टेट मिला के, उसमें 32% से बढ़ा करके 42% जो है स्टेट को देना होगा। और ये बहुत बड़ा चंक था, 10% से जो है उन्होंने स्टेट को टैक्स बढ़ा दिया, इससे स्टेट को बहुत फायदा हुआ था। तो वही क्वेश्चन यहाँ पूछ रहे हैं कि स्टेट फाइनेंस कमीशन इंक्रीज द स्टेट शेयर इन द नेट प्रोसीड ऑफ यूनियन टैक्सेस टू 42%। 90 देखिए, द सिमिलरिटी इन द फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ JNK। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ JNK है नहीं तो मैंने इसको छोड़ दिया है, तो इसका क्वेश्चन कभी कोई पूछ नहीं सकता। स्पेशल स्टेटस ऑफ JNK अंडर आर्टिकल 370 इज इन विच पार्ट। तो चलिए ये बस जान लीजिए किस पार्ट में था, अब तो वो भी रहा नहीं, मतलब फंक्शनल। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, 370 अभी उड़ा नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, वो कॉन्स्टिट्यूशन में है लेकिन उसको इनऑपरेटिव कर दिया गया है। सो ये पार्ट 21 में है, टेम्पोररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन में। सो 21। 92 देखिए, ये सब मैंने छोड़ दिया है तो आप अपने से देख लीजिएगा, JNK स्पेसिफिक है जो आगे किसी पेपर के लिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये कह रहे हैं कि JNK असेंबली जो है मे बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 6 ईयर। असल में यहाँ पे ये है कि सभी असेंबली की जो पीरियड थी वो तो 5 साल थी, लेकिन JNK की 6 साल थी। अब तो चलिए वो भी यूनिफॉर्म हो गया, अब तो UT हो गई है वो। लेकिन उसको यदि 352 के तहत यदि नेशनल इमरजेंसी लागू हो पूरे कंट्री में, तो उस समय में कितने पीरियड से वो 6 साल के पीरियड को बढ़ाया जा सकता था, तो वो 1 ईयर से बढ़ाया जा सकता था, जैसे पूरे इंडिया में किया जाता है। और ये लिखा हुआ है 172 आर्टिकल में, जहां ये लिखा हुआ है कि स्टेट असेंबली की जो ड्यूरेशन है नॉर्मल, उसको 1 साल से बढ़ाया जा सकता है यदि पूरे कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लगी हो अंडर आर्टिकल 352। लेकिन यदि ये नेशनल इमरजेंसी खत्म होने का डिक्लेरेशन हो जाए तो फिर 6 महीने के अंदर जरूर जो है वो एक्सटेंशन जो है खत्म हो जाएगा, मतलब उसके बाद वो नई असेंबली गठित करनी। 95 देखिए, द इंटीग्रल व्यू ऑफ द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज हेल्ड बाय। ये इतना खासा ट्रबलसम और वेग क्वेश्चन है। देखिए इंटीग्रल व्यू और मैनेजरियल व्यू मैंने ये अपने गाइड से लिया, ये एकदम क्लियर है। इन मैनेजरियल व्यू है कि केवल मैनेजरियल या टॉप लेवल फंक्शन जो डिसीजन मेकर होते हैं वही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहलाते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में। और इंटीग्रल व्यू कहता है कि प्यून से लेके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तक जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर है, सभी लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर है। तो अब लेकिन इसमें जो थिंकर है ना वो इतना वेरी करता है। जैसे आप देखेंगे इंटीग्रल व्यू में इसमें है टेलर, डिमॉक, विल्सन, LD वाइट, मार्शल, जॉन पिफनर, ब्ला ब्ला, यहाँ पे हर्बर्ट साइमन, लेथर, गुलिक, फायोल। अब यहाँ पे इंटीग्रल व्यू देखें तो इसमें से LD वाइट, यहाँ तो LD वाइट नहीं आते हैं, हर्बर्ट साइमन आते हैं, हर्बर्ट साइमन है, और चलिए हर्बर्ट साइमन को आप यहाँ ले लीजिए, तो एक ही है इसलिए आप यहाँ पे कह सकते हैं यस, सॉरी इंटीग्रल व्यू। देखिए मैं भी कंफ्यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये एकदम कंफ्यूज। इंटीग्रल व्यू यहाँ पे है टेलर, डिमॉक, LD वाइट। तो LD वाइट तो है ही, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि डिमॉक भी हैं, तो मार्शल डिमॉक तो 2 कैसे सही हो सकते हैं। चलिए सिमन तो यहाँ पे हैं तो ये आप काट सकते हैं, इसके बारे में कुछ चलिए पता नहीं तो उसको भी यहाँ रख दीजिए, लेकिन 2 कैसे हो सकते हैं मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ। मैं कहूँगा इसको पढ़ लीजिए, मैंने बहुत रिसर्च करके ये जो है इग्नू स्टडी मटेरियल से इसको निकाल के दिया था, और ये हर जगह अलग अलग है, इसलिए मैं अपने स्टूडेंट कहता हूँ इसको चलो याद कर लो, इसी पे बैंक करो। 96 देखिए, अगेन वही पॉल H एप्पलबाय आ जाते हैं, जो 1954 में इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा अध्ययन कीजिए, इसके सुधार के लिए आप सजेस्ट कीजिए। तो वो जो सजेशन देते हैं उस पर बनती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, IIPA, जो दिल्ली में है। अब यहाँ पे ये कहते हैं कि इन्होंने जो है हर्बर्ट साइमन के तरह ही पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में अंतर दर्शाया था कि दोनों में काफ़ी अंतर है, जो कि कई क्लासिकल थिंकर दोनों में अंतर नहीं मानते हैं। तो उनका कहना था
अब यहाँ पे देखिए कि सभी सही नहीं है, तो एक तो गलत होगा ही, तो सोशल एंड लीगल डायमेंशन तो दोनों का हो सकता है, लेकिन ब्रेथ ऑफ स्कोप, इम्पैक्ट एंड कंसिडरेशन जो है गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा होता है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और पॉलिटिकल कैरेक्टर होता है। तो 1 2 3 सही है। द टर्म डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन किसने क्वाइन किया था? ये क्वेश्चन यदि आ जाए तो आप बिल्कुल मुस्कुरा कहेंगे कि ठीक है, ये तो वेगनर भी है, गोस्वामी, यूएल गोस्वामी भी, चलिए गोस्वामी मार देते हैं, लेकिन उस समय समझिए कि स्टूडेंट को कितनी कठिनाई होगी। कई जगह ये मिलता है कि ये टर्म जो है वेगनर ने डिफाइन किया है या क्वाइन किया है, जिसको कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का फादर माना जाता है, और कई जगह, कुछ जगह ये जो है यूएल गोस्वामी एक इंडियन ब्यूरोक्रेट को ही माना जाता है। आई डोंट नो, चलिए यूएल गोस्वामी है, इसको मार लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो जॉर्ज गैंट नहीं है, उनको जरूर याद कीजिए। ये भी जो है वन ऑफ द वेरी फेमस थिंकर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन माने जाते हैं, जिन्होंने डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को करार दिया था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डेवलपमेंट प्रोग्राम और डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी। ये यही डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है। और उन्होंने बुक लिखा था डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट, गोल्स एंड मेथड, 1979। अब ये पूछा गया है यूजीसी नेट में, इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूँ। 98 देखिए, ऑक्सिलरी स्टाफ को जो है हाउस कीपिंग सर्विसेज कह दिया था विलक बॉय ने। विलक बॉय जो वो थिंकर है जिन्होंने 1927 में दूसरा टेक्स्ट बुक जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है वो लिखा है। एल.डी. वाइट वो हैं जो 1926 में स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाम की टेक्स्ट बुक लाते हैं, जो कि फर्स्ट टेक्स्ट बुक माना जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। द हेडलेस ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में किसको कहा जाता है? ये सब क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, लेकिन ये सब निकोलस हेनरी से ले लेते हैं। बेसिकली वहाँ जो इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन होते हैं या कोई भी जो इस टाइप की रेगुलेटरी कमीशन होती है, उसको हेडलेस ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, क्योंकि उसको एक व्यक्ति हेड नहीं करता है, बल्कि एक कमीशन जो एक ग्रुप ऑफ ऑफिसर उसको हेड करता है, और वो सीधे जो है गवर्नमेंट नहीं होती है, इसलिए उसको हेडलेस ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, सीधा गवर्नमेंट नहीं। पढ़ लीजिए। लास्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट देखिए, पॉलिटिकल डेवलपमेंट इज द कल्चरल डिफ्यूजन एंड एडेप्टेशन, फ्यूजन एंड एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पैटर्न्स ऑफ लाइफ टू एंड न्यू डिमांड। इस तरह का वेग सेंटेंस, और फिर ये कहना कि ये किसने कहा है। चलिए, पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल डेवलपमेंट को जोड़ने वाले जो सबसे प्रोमिनेंट थिंकर हैं वो हैं लुसियन पाई, इसलिए मैं लुसियन पाई पे टिक करता हूं। लेकिन इस क्वेश्चन को मारिए गोली कि इसका क्या सही आंसर है। चलिए हम लोग आगे नॉलेज बढ़ाते हैं। फ्रेडरिक्स, जो कि कई चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, फादर ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी, इकोलॉजिकल अप्रोच के लिए भी, प्रिज्मेटिक सोसाइटी के फॉर्मुलेशन के लिए उन्होंने जो बुक लिखा था एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज, द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी 1964, ये डेवलपमेंटल ट्रैप के लिए भी जाने जाते हैं, कॉइन करने के लिए। एडवर्ड सील जो है जाने जाते हैं इस बुक के लिए, पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन द न्यू स्टेट्स, जो नए नए स्टेट बने हैं। सैमुअल हंटिंगटन जाने जाते हैं अपने पॉलिटिकल डेवलपमेंट के जो उन्होंने 9 एस्पेक्ट दिए थे मॉडर्नाइजेशन के लिए, उसके लिए, और उन्होंने बुक लिखा था पॉलिटिकल ऑर्डर इन द चेंजिंग सोसाइटी 1968 में। और लुसियन पाई ने लिखा था एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1966 में। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे पता है कि ये वीडियो बहुत लंबा है, मैं भी बहुत बुरी तरीके से थक गया हूँ, लेकिन मैंने कोशिश की है कि इस वेरी टफ पेपर में से भी ऐसी चीज़ें निकाली जाए जो आपको फ़ायदा पहुंचाए आगे के एग्जाम में। यदि आपको ये पसंद आया है तो आप ज़रूर इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और यदि आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, और मैं फिर से कह रहा हूं कि फाउंडेशन बैच केवल CUET PG के लिए नहीं हो करके ये सभी एग्जाम के लिए है, खास करके CUET PG, JMI, AMU सब के लिए। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेल करें इस पते पे polhelp@gmail.com। जीमेल का स्पेलिंग आपको पता है, इस पे अपने नेम, टेलीग्राम ID एंड मोबाइल नंबर को भेजें। अभी जो है एंट्री ऑन है इस पे, और अभी फर्स्ट सेशन होने वाला है, तो शुरू से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप वेट कर रहे हैं टेस्ट सीरीज का UGC नेट दिसंबर साइकिल के लिए, तो सितंबर में इसकी शुरू होने की आशा है, लेकिन वेट मत कीजिए, तब तक एंजॉय कीजिए दिस फाउंडेशन बैच, जो क्लियर करेगा आपके फाउंडेशनल नॉलेज को किसी भी एग्जाम के लिए। और यदि आप CUET
पीजी दे रहे हैं तब तो आपके लिए एक तरह से इसेंशियल है कि आप इस बैच को ज्वाइन करें बिफोर द टेस्ट सीरीज विच विल बी लॉन्च्ड इन नवंबर। और इस तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूं आपके सवालों के जवाब देने के। और यदि आप कल मुझसे बात करना चाहते हैं यानी संडे को 11 से 12, तो आप मेल भेजें इस मेल आईडी पे, आपको बताया जाएगा, अपनी अपनी फ़ोन नंबर दें और आपको टाइम बताया जाएगा 11-12 के किस स्लॉट में आपसे बात करेंगे। और उसमें आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं 2-4 मिनट, अपनी समस्या, अपने इवन जीवन की समस्या, और मुझे जो समझ में आएगा, जो मैंने अपने जीवन से सीखा है, आपको बताने की कोशिश करेंगे। सो यस, मिलते हैं फ़ोन पे भी और किसी और वीडियो के साथ भी। तब तक के लिए टेक केयर, बी हैप्पी एंड हैप्पी जन्माष्टमी।